दोस्तों लेक्चर तो अभी मैं आप लोगों से काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा, पर एक छोटी सी और बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज आज के न्यूज़पेपर में मुझे लगी, जो मुझे लगा आप लोगों के साथ में डिस्कस करनी चाहिए। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, ये आप लोग जरूर बताएगा। आप में से कितने ऐसे जो एसएलवी फैमिली मेंबर हैं जो कि फिलहाल अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि आप लोग की डिग्री आप लोगों के हाथ में है, तो यस या फिर नो लिखिएगा। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आप लोगों से। सोचो, जैसे आप लोगों ने मान लीजिए बीटेक किया है, बीएससी किया है, बीए किया है, जो भी आप लोगों ने किया है, मतलब ग्रेजुएट के टाइम पर आप लोगों को एक साथ में 2 डिग्री एक साथ में करने का मौका मिलता। यानी कि मान लीजिए आप लोग बीटेक कर रहे हैं, उसी के साथ में आप लोगों ने बीए भी कर लिया। ठीक है, तो अगर इस तरीके का मौका आप लोगों को मिलता तो क्या आप लोग उसको लेना चाहते? इसी के ऊपर हमारी कंट्री में यूनिवर्सिटी जो ग्रांट कमीशन है वो यहाँ पर काम करने जा रहे हैं 2022 और 23 के सेशन से। यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल चाहता है कि वो 2 डिग्री को लेकर चले यहाँ पर, तो यूजीसी अलाउ करती है कि 2 डिग्री में पर्सन जो है वो एनरोल कर सकता है। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर दी जा रही है। ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज लगी मुझे पर्सनली। अगर आप लोगों से पूछ जाए कि कौन सी ऐसी 2 डिग्री होंगी जो आप लोग पैरेलल में लेके चलना चाहेंगे, तो बताइए, देखता हूं क्या क्या आप लोगों के मन में चल रहा है और क्या क्या आप लोग इसके बारे में आंसर देते हैं। ठीक है, तो ये पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। आप लोगों की क्या राय है, अच्छा है कि नहीं है? मतलब एक बात सोचो कि यहाँ पर नॉर्मली 3 से 4 साल लगते हैं एक डिग्री को कंप्लीट होने में, और आप लोगों को यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर एक टाइम मिल गया कि हाँ इसी टाइम में आप लोग 2-2 डिग्री ले सकते हैं। है नहीं इंटरेस्टिंग चीज? यार आने वाले टाइम में ना अपॉर्चुनिटी बढ़ने वाली है बहुत सारी। अगर इंसान ढंग से चीजों को लेकर चलेगा तो बहुत सारे फायदे आप लोग को देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक और काफी एक ऐसी न्यूज लगी जो मुझे आने वाले टाइम में कि एक बड़ा ही डिफरेंट जो है माहौल क्रिएट कर सकती है। यहाँ पर अभी जो हमारी कंट्री में जो महाराष्ट्र के अंदर पॉलिटिकल पार्टी है शिवसेना से रिलेटेड यहाँ बेसिकली, तो इनके जो चीफ है जिनका नाम है यहाँ पर राज ठाकरे। ठीक है, हालांकि जो इनकी जो पार्टी है वो अलग हो रखी है यहाँ पर, जो प्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टी है पावर में। तो यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया कि ईद तक जो है यहाँ पर बेसिकली चाह रहे हैं कि जो मोस्क के यानी कि मस्जिद के ऊपर जो लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं वो हटा देने चाहिए, वरना फिर हम जो है हम भी अलग अलग मस्जिद के सामने रखकर अपने लाउड स्पीकर जो है, इन्होंने पहले बोला था कि हनुमान चालीसा जो है हम लोग वहां पर चलाएंगे। तो देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक आ रही है निकलकर कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो जाता है, खासकर जब यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप लोग बात करें, और इसी के साथ में हमारे जो संविधान बनाने वाले जो हमारे जो काफी महान जो नेता थे उनके द्वारा भी यहाँ पर कहीं ना कहीं संविधान में ये बात कहीं ना मेंशन कर दी थी। एक आर्टिकल है संविधान के अंदर, एक अनुच्छेद जो कि है 44वां। ये 44वें अनुच्छेद के अंदर ये मेंशन कर दे कि हमारी कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जहां पर अलग अलग धर्म के लोग जो हैं अलग अलग तरीके की चीजों को लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर सब जगह एक ही चीज इंप्लीमेंट होनी चाहिए। जैसे आज की डेट में आप लोग सड़क पर जा रहे हैं और सड़क पर जाते जाते आप लोगों ने गाड़ी के चलते चलते यहाँ पर रोड पर सिग्नल क्रॉस कर दिए, जबकि वहां पर रुकना था। आप लोगों ने ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं किए। तो क्या होगा अगर आप लोग हिंदू हैं, क्या होगा अगर आप लोग मुसलमान हैं, क्या होगा अगर आप लोग क्रिश्चियन हैं? तो कुछ डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा? नहीं, हर एक के ऊपर वो जो रूल और रेगुलेशन है वो सेम तरीके से इंप्लीमेंट होंगे। तो ऐसी ही चीजें यहाँ पर की जा रही है। क्यों ना हम लोग शादी विवाह की जो सारे मैटर होते हैं उनमें भी हम लोग कुछ ऐसा ही चीजों को इंप्लीमेंट किया जाए, यानी कि इसी तरीके से यहाँ पर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर कोई शादी कर रहा है, डाइवोर्स देने के बाद में महिला के ऊपर क्या बेसिकली उसको लेकर चला जा रहा है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है, उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें आप लोगों की क्या राय है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो देश के अंदर इंप्लीमेंट होना चाहिए या फिर नहीं? तो उसी को लेकर ये काफी बड़ा इशू रहता है, और ये पूरा एक चैप्टर है बेसिकली। आप लोग मतलब पूरा एक आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस किया था मैंने डीपीएसपी में। अगर पॉलिटी के अंदर आप लोग जाओगे तो काफी डिटेल में इसके बारे में पढ़ाया गया, और वैसे भी रेगुलरली हम लोग कई बार इसके बारे में डिस्कस करते रहते हैं। हमारी कंट्री में एक राज्य ऐसा है गोवा, जहां पर अभी आप लोग देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो काफी हद तक काम करता है। तो इसी के चलते बार बार ये बोला था कि पूरे देश में इसको इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। तो इसमें आप लोगों की क्या राय है, यस या फिर नो? अगर आप लोग इसे इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पर भी कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं जो खासकर इस तरीके के टॉपिक होते हैं जो कि आप लोग की पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो गए, सोसाइटी पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। ऐसे मुद्दे आप लोगों को साइड में तैयार जरूर करने चाहिए। ठीक है, तो ये थे 2 इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि न्यूज एनालिसिस का पार्ट है वैसे तो, पर लेकिन मुझे लगा कि इनके बारे में आप लोगों से बातें करनी चाहिए। ठीक है, और कोशिश करो यार हमेशा माहौल एक अच्छा बना के रखो सोसाइटी में, क्योंकि एक भारतीय हम लोग सबसे पहले, संविधान हमारा सबसे ऊपर है, उसके बाद में हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं। तो ये जरूरी है देश में हम लोग को एक अच्छा माहौल बना के रखना। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करो कि एक अच्छा माहौल बना के रखो। आज है 13 अप्रैल, काफी शानदार आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन रहने वाला है।
बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा, बहुत सारी बातें यहाँ पर डिस्कस करूंगा। करंट और स्टैटिक का एक बड़ा ही प्यारा सा मिक्सचर आप लोगों को देखने को मिलता है, इसको आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं हर एक एग्जाम के लिए। किसी भी एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ये आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा। अगर आप लोग रियलिटी में एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो कोशिश करो कि करंट और स्टैटिक को साथ में मिलकर आप लोग लेकर चलो। 2 क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को दूंगा जो कि आंसर राइटिंग के होंगे, वो भी आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। रेगुलरली देता हूं जो कि आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। एक छोटा सा इशू कल हो गया जिसके बारे में मुझे आप लोगों से 2 मिनट लूंगा आप लोग की। देखिए कल जो था 30 मिनट के बाद की जो वीडियो थी वो नहीं चल रही थी, पता नहीं क्या इशू हुआ, उसमें आवाज ही नहीं आती, ऐसा करके आप लोगों ने देखा, मैंने भी मतलब जब देखा मुझे नोटिस किया तो उसमें पता नहीं क्या हुआ, 30 मिनट के बाद में आवाज ही नहीं थी, ठीक है। और ये नहीं कि मतलब अपलोड करने में कोई दिक्कत हुई है, वो रिकॉर्डिंग के टाइम पर डिकोड करने में ही आवाज नहीं थी, तो उसको मैंने फिर से रिकॉर्ड किया और उसको अपलोड कर दिया था आप लोगों के लिए। एक सेकंड वीडियो आई थी, इस किसी ने नहीं देखी है वो देख लेना, आप लोग यहाँ पर देखते हैं, मैंने सेकंड पार्ट करके यहाँ पर अपलोड कर दिया था, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंथी होगा क्योंकि देखो आप लोगों को पता है जब मुझे मौका मिलता है पढ़ाने का तो फिर मैं मजे लेने लगता हूँ, तो फिर मैंने काफी डिटेल में बहुत सारी चीजें और भी एक्स्ट्रा आप लोगों को बता दी, जो कि पहले वाले पार्ट में थोड़ा सा मैंने कम कर दी थी। रीजन क्या था? रीजन ये था कि उस पार्ट में फिर जो वीडियो है वो 1 घंटे से भी बहुत आगे चली जा रही थी, ठीक है। तो मुझे लगा अब तो मेरे पास में टॉक टाइम है, मैंने कहा फुल टॉक टाइम है बाबा, उसका मजा कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर मैंने उसमें काफी सारी बातें और एक्स्ट्रा भी आप लोगों से डिस्कस की, इसीलिए वो वीडियो थोड़ी सी और लेंथी हो गई फिर, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि जो रेगुलर वीडियो में कम चीजें पढ़ाता हूँ, मतलब ये है कि देखो फिर क्या होता है ना, जब ऐसा रहता है ना कि कोई टाइम की लिमिटेशन नहीं है, मेरा मन अगर मुझे लगे तो मैं डेली 2 घंटे द हिंदू पढ़ा दूं, पर लेकिन उसमें थोड़ा ना कि सारा द हिंदू होगा, बहुत सारी बैकग्राउंड की स्टडी की इन्फॉर्मेशन होगी, बहुत सारी चीज होगी, लेकिन बहुत सारी चीजों की लिमिटेशन होती है। आप लोगों की भी पास में लिमिटेशन है टाइम की, दूसरा अपलोड करने की लिमिटेशन रहती है, फिर उसको डिकोड करने में, तो सुबह अगर 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी तो वीडियो जो है वो 9 बजे आएगी, ठीक है, क्योंकि फिर पूरा टाइम उसमें लगता है, और सबसे ज्यादा जो टाइम लगता है वो लगता है पीपीटी बनाने में, तो उसमें भी और सारे इश्यू हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कोई नहीं, जब जब मौका मिलता रहेगा हम लोग बीच बीच में ऐसे चीजें चलती रहती है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लेना। बाकी एसएलवी पीडीएफ पर कल का कंटेंट में प्रोवाइड नहीं करा पाया था, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। जो बचा हुआ है वो आज सारी चीजें मैं प्रोवाइड करा दूंगा, कल का भी और आज का भी, ठीक है। इंग्लिश का भी एक सेशन है आप लोग का जो कि आप लोग देखना, वो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं रहेगी। कल यार थोड़ा सा एक तो वो वीडियो एक और रिकॉर्ड करनी पड़ गई, थोड़ा सा मुझे बाहर भी जाना था, उसका भी काम पड़ गया, ठीक है। तो कई सारे इशू हो गए थे जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इशू आ गया, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो याद रखेगा। एक बड़ी ही प्यारी सी बात यहाँ पर बोला गया टीचर्स आर बेसिकली, टीचर्स जो आप लोग देते हैं ना, तो टीचर्स कैन ओपन द डोर बट यू मस्ट एंटर इट योरसेल्फ। देखिए टीचर्स जो होते हैं ना, टीचर्स हो गए, माता पिता हो गए, ये आप लोगों को रास्ता दिखा सकते हैं कि आप लोगों को ऐसे करना चाहिए, ठीक है, पर लेकिन काम आप लोगों को ही करना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा कोशिश करो, अगर टीचर्स हैं या फिर माता पिता हैं वो आप लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं तो उसको फॉलो करने की कोशिश करो। रीजन ये है कि उनके पास में एक्सपीरियंस होता है, जो जिंदगी आप लोग जीने जा रहे हैं वो जिंदगी वो लोग जीकर आ चुके होते हैं, तो आप लोगों को वो इसलिए बताते हैं ताकि जो गलतियां उन्होंने की है वो गलतियां आप लोगों ने करें। और चाणक्य साहब की बड़ी ही फेमस कोटेशन आप लोगों को पता ही है कि दूसरों की गलतियों से सीखो। तो टीचर्स का और पेरेंट्स का बेसिक पर्पज ये रहता है कि आप लोग ना थोड़े जल्दी जिंदगी में आगे बढ़ो, जल्दी सक्सेस हो जाओ, क्योंकि जो काम उन्होंने किया है, तो वही बात होगी, बल्ब बनाने वाले ने 1000 बार बल्ब बनाया और फेल हो गया, अब फिर आप लोग बोलो नहीं हम तो अपने आप से बल्ब बनाएंगे 1000 बार, हम भी फेल होंगे, ऐसे तो दुनिया आगे ही नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए बोला था कि दूसरों की गलतियों से सीखकर अगर आप लोग आगे बढ़ोगे तो जल्दी ही अपने मुकाम पर आप लोग पहुंच जाओगे। तो ये चीजें होती हैं जो कि आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिंदगी में, ठीक है। एक कोटेशन है यहाँ पर जो कि अगर आप लोग कुछ यंग जनरेशन के बारे में लिखने के लिए आता है तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, जो कि कोफी अन्नान साहब की यहाँ पर कोटेशन आप लोग को देखने को मिलेगी। बोला गया है यहाँ पर यंग पीपल शुड बी एट द फ्रंट ऑफ ग्लोबल चेंज, यानी कि जो चेंज लाना चाहते हैं उसके फ्रंट में होना चाहिए, और एक तरीके से इनोवेशन के भी फ्रंट में होना चाहिए। क्योंकि अगर देखिए जो एक तरीके से जो यंग है ना, एक यंग माइंड जो होता है काफी एनर्जेटिक होता है, ठीक है, तो उनको अगर इंपावर कर दिया ढंग से तो हम लोग एक अच्छे लेवल पर चल पाएंगे, और उनका एजेंट बनाना चाहिए डेवलपमेंट और पीस के लिए, यानी कि अच्छे कामों के लिए और सोसाइटी में सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए। तो अगर यूथ के बारे में, यंग के बारे में, शांति के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है तो वहां पर आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है जो कि आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, ट्रॉपिकल जो डिजीज है यहाँ पर बेसिकली नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, इससे रिलेटेड अभी इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया गया, ये ज्यादा पुराना नहीं है, नया नया ताजा ताजा है, अभी सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो आप लोग को ये बताना है यहाँ पर कौन सा ये बेसिकली डेट है जिसमें हम लोग यहाँ पर ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहने वाला है, बहुत सारे आर्टिकल में डिस्कस करने वाला हूँ, एक एक कर सारे आर्टिकल पर नजर डालेंगे। बेसिकली जो कई सारे आर्टिकल तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप लोगों को पता भी होना चाहिए। जैसे कि एक आर्टिकल में आप लोगों से डिस्कस करूंगा यहाँ पर एटीएम के बारे में। आप लोग जैसे आज के डेट में एटीएम यूज करते हैं, तो आज की डेट में कैसे एटीएम यूज करते हैं, आप लोगों को पता है एटीएम के अंदर फ्रॉड रहता है। अगर बात करें
तो इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा काफी डिटेल में, जिससे कि आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। आगे से कभी भी आप लोग एटीएम के अंदर जाएंगे तो आप लोग सतर्क हो जाएंगे उस चीज को लेके कि हाँ यार, यहाँ पर ये इशू देखने को मिल सकता है। तो हमेशा एक जागरूक इंसान ही एक सही डायरेक्शन में अपनी जिंदगी को लेकर चल सकता है। ठीक है, होता क्या है, इसी के बारे में एक पूरा एक यहाँ पर आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अभी यहाँ पर कार्डलेस कैश के बारे में बात की जा रही है, यानी कि जो एटीएम का कार्ड होता है ना आप लोगों के पास में, वो अब आगे आने वाले टाइम में अगर आप लोग नहीं भी लेकर चलोगे तो जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, देखिए अब तो फिलहाल के टाइम पर मतलब मुझे बहुत टाइम हो गया नॉर्मली एटीएम यूज किए हुए, क्योंकि आज के दिन में फोन पे मतलब ये नहीं, पेटीएम हो गया, भीम हो गया, या फिर डायरेक्ट जैसे कि आप लोग मान लीजिए एसबीआई यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एसबीआई का योनो ऐप आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप लोग दूसरा कोई अकाउंट यूज कर रहे हैं, सबके अलग अलग से ऐप आते हैं। ठीक है, तो आप लोग उनके सबके आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उनसे भी डायरेक्ट आप लोग पेमेंट आज के डेट में आप लोग कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि आने वाले टाइम में कार्ड का जो है वो चाल चलन और ज्यादा कम होने वाला है। पर लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर उसको इशू किया जा रहा है, वो ये है कि यहाँ पर अभी फिलहाल कार्डलेस सर्विस के बारे में इसलिए बात की जा रही है। पिछले टाइम पर बहुत सारे फ्रॉड देखने को मिले, जैसे अगर आप लोग एटीएम पर जाते हैं तो उसके ऊपर कोई ऐसी पर्टिकुलर ऐसी कोई यहाँ पर एक प्लेट चिपका दी, नंबर प्लेट, आप कल को यहाँ पर जाकर कीबोर्ड में अपना पिन कार्ड जो है वो टाइप करोगे तो पूरा का पूरा जो है वो उनके पास में इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप लोग जैसे यहाँ पर अपना कार्ड डालोगे तो एक फालतू का एक फ्रेम इसके ऊपर चढ़ा दिया, जैसे ही कार्ड जाएगा आप लोगों की सारी कार्ड की इंफॉर्मेशन आ गई। अब सामने वाले के पास में आप लोगों के कार्ड के ऊपर जो नंबर है वो सारे नंबर आ गए हैं, आप लोगों का पिन कार्ड, आप लोगों का पिन नंबर आ गया उसके पास में। अब बचा गया है, अब बच्चा बैठ के ऑनलाइन शॉपिंग करेगा, फटाफट अकाउंट से जो अपने पैसे एक तरीके से आप लोगों का पैसा सारा सफाचट कर देगा। जो आप लोगों की मेहनत की कमाई है, आप लोगों के माँ बाप की मेहनत की कमाई है, वो यहाँ पर ये इंसान उड़ा देगा। तो इस फंडे से भी यहाँ पर बचने के लिए यहाँ पर ये काफी बड़ा स्टेप यहाँ पर उठाया गया है। तो याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में सेंट्रल बैंक है, उसके द्वारा ये स्टेप उठाए गए हैं। क्या आप लोगों ने कभी किसी ने ये प्रॉब्लम झेली है कि हाँ एक तरीके से ऐसा कुछ देखने को मिले कि हाँ ऐसी कोई इश्यू निकल कर आया कि एटीएम से इस तरीके से पैसे निकल गए अपना आप ही? आप लोगों ने कई बार सुना होगा, बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, इसके ऊपर डेटा भी प्रस्तुत किया जाता है हर साल कि कितने सारे फ्रॉड आज की डेट में देखने को मिले। तो यहाँ पर एक गुजारिश है आप लोगों से, कभी भी अगर आप लोगों को एटीएम से पैसे निकालने हैं तो उस ही एटीएम से आप लोग पैसे निकालिए जो बैंक की ब्रांच के पास में है, यानी कि बैंक के अंदर है या फिर बैंक के पास में ब्रांच है एटीएम की, उसी से आप लोग निकालिए। जो भी ऐसी फ्रॉडगिरी होती है ये ऐसा होता है जो कि बैंक के आसपास में नहीं है, थोड़ा दूर है। ठीक है, वहां पर जाकर इंसान सारी फ्रॉडगिरी कर सकता है। तो यहाँ पर नॉर्मली गार्ड भी देखने को कई बार नहीं मिलते हैं, और कई बार गार्ड के साथ ही मिलकर बदतमीजी कर दी जाती है। तो आप लोग जितने जागरूक रहेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा यहाँ पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। तो कार्डलेस कैश जो है, जो विड्रॉल आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो ये फ्रॉड से बचने में यहाँ पर काफी हेल्प करता है। ये जो सिस्टम मैंने आप लोगों से बताया इसको बोलते हैं कार्ड स्कीमिंग। कार्ड स्कीमिंग या फिर कार्ड क्लोनिंग भी आप लोग यहाँ पर बोल देते हैं कि कार्ड की इंफॉर्मेशन चोरी कर लेना या फिर कार्ड का क्लोन बना लेना। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों का सारा पैसा जो है वो उड़ा देते हैं। तो काफी ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अगर कार्डलेस ट्रांजेक्शन अगर होने लगे और पैसा निकलने लगे तो कितना अच्छा रहेगा। कार्डलेस ट्रांजेक्शन तो आप लोग करते थे ऑलरेडी यहाँ पर लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर पैसा भी निकाल पाएंगे। अब आप लोग बोलोगे यार ये क्या जादुई शक्ति है, एटीएम के पास में जाकर कार्ड नहीं लगाना और पैसा निकल जाएगा। जी हाँ, ये यही जादुई शक्ति है। उसमें क्या है, बेसिकली आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन आएगा कार्डलेस ट्रांजेक्शन का, और उसमें आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर जो एटीएम की स्क्रीन होगी वहां पर एक क्यूआर कोड आएगा। क्यूआर कोड को आप लोगों को अपने मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो उससे आप लोगों को क्यूआर कोड जो है वो स्कैन करना पड़ेगा और जितना भी पैसा आप लोग चाहते हैं उसको वहां से निकाल पाएंगे। तो यही सर्विस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट किया गया और कोविड-19 के टाइम पर ये और अच्छे से अभी यूटिलाइज की जा रही है। तो काफी फायदा आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के बारे में अगर आप लोग बात करोगे, 2016 में यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर ये चीजें सामने निकाल कर लेकर आएगी कि हाँ ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए। तो यूपीआई जो है पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया 2016 में। ये क्वेश्चन अभी ये किसी शायद वनडे टाइप एग्जाम में पूछा गया था, कोई शायद बच्चा था पेपर दे के आया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, किसी मतलब स्टेट में जो नहीं लोकल एग्जाम होते हैं उसमें ये पूछा गया था। तो उसने मुझे बोला कि सर देखो तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ गए हैं, मतलब नहीं बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो उस तरीके से। तो एनपीसीआई जो है यहाँ पर ये काफी बड़ी एक अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम का मतलब क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारी स्कीम आप लोगों को समाहित देखने को मिलेगी। तो ये जो है बैंकिंग सिस्टम को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है और यूपीआई ऐसा नहीं कोई यूज नहीं कर रहा है। आज के दिन में फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे या फिर भीम, इनके अंदर आप लोग सब यूपीआई यूज करते हैं, जिसको यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आप लोग बोलते हैं। तो इसी का यूज कर यहाँ पर ये काम आगे किया जाएगा। इंटरेस्टिंग चीज ये है, इनमें से कौन से बैंक में आप लोग का अकाउंट है बताइए, मुझे हैक करना है जल्दी जल्दी, ठीक है।
मतलब कहने का यह किसी भी बैंक में अगर इनमें से आप लोग का अकाउंट है, जैसे आईसीआईसी हो गया, कोटक हो गया, ठीक है, महिंद्रा हो गया, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी और एसबीआई, ये काफी बड़े बैंक है देश के, इनके अंदर ऑलरेडी आप लोग यहाँ पर बेसिकली जो कार्डलेस ट्रांजैक्शन आप लोगों को यहां पर देखने को मिला कोविड 19 के टाइम पर, ताकि कोविड 19 की बीमारी ना फैले। इवन एसबीआई ने तो दुनिया भर का प्रचार भी किया कि आप लोग योनो ऐप का यूज करके कार्डलेस ट्रांजैक्शन आप लोग कर सकते हैं। तो ये मुद्दे यहां पर देखने को मिले। इसके लिए आप लोगों को एक इंस्टॉल करना है ऐप, जो इसके चलते आप लोग यहां पर यूज कर पाएंगे, आराम से कार्डलेस ट्रांजैक्शन आप लोग कर पाएंगे। पर लेकिन कई सारी अच्छी और बुरी बातें भी हैं। जैसे पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है? पॉजिटिव इंपैक्ट यहां पर यह है कि ये जो विड्रॉल आप लोग कर पाएंगे, तो इससे कल को चलकर जो कार्ड की स्कीमिंग होती है, कार्ड की क्लोनिंग होती है, या फिर कोई भी डिवाइस को टेम्पर यानी कि छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, उससे आप लोग बच जाएंगे। आप लोग की मेहनत की कमाई जो है वो आप लोगों के पास में रहेगी, कोई और चुरा कर नहीं ले जाएगा। दूसरी साइड में नेगेटिव चीजें ये है, ये इंसान एक पढ़ा लिखा जो समझता है कैसे मोबाइल को यूज करना है, ऐप को कैसे यूज करना है। अब तक भी आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट मैं बात बताऊं, आप लोगों ने फील की होगी, हालांकि अगर आज की डेट में आप लोग एटीएम में जाते हैं, कई सारे लोग पहले, आज की डेट में बहुत कम हो गए, पहले ऐसा होता था कि कई सारे लोग मिल जाते थे एटीएम में जिनको कार्ड यूज करना नहीं आता है, ठीक है, एटीएम के अंदर कार्ड तक यूज करना नहीं आता है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बैंकिंग एजुकेशन के बारे में इतने एजुकेट नहीं होते हैं। अब उनको कार्ड वो यूज करना नहीं आ रहा है। आप लोग समझिए यहाँ पर कार्डलेस ट्रांजैक्शन वो लोग कैसे कर पाएंगे। और पता चला कल को कोई उनके साथ में फ्रॉड करके चला गया, तो यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों के लिए तो ये काफी आसान हो जाएगा। पर लेकिन जो लोग ऐसे हैं जो कि हमारे खासकर बाबा दादी की अगर बात करें, थोड़े और बुजुर्ग हो गए, उनको अगर ये चीजें नहीं पता है, जो वो लोग हैं जो कि फोन में टच स्क्रीन यूज नहीं करते, ओनली खटके वाला फोन यूज करना पसंद करते हैं, तो उनके साथ में कैसे किया जाएगा? तो आज की डेट में भी 900 मिलियन जो डेबिट कार्ड है, तो ये ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएंगे, कार्ड चलते रहेंगे। बस यहाँ पर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी गई है ताकि इंसान जो है कार्डलेस ट्रांजैक्शन भी यहाँ पर कर सके, ठीक है। तो उसके चलते यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये बोला गया कि ऐसा नहीं कि कार्ड जो है वो यूज होने बंद हो जाएंगे, तो वो कंटिन्यूअसली यहाँ पर चलते रहेंगे। तो ये बातें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर इसलिए भी हो जाता है क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज कर यहाँ पर चीजों को आगे लेकर चलने की बात की जा रही है। और अभी हमारे देश में जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अभी टच के आगे हैं, पहले स्वाइप वाले हुआ करते थे, तो उसमें भी अभी कई सारे चेंजेस यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो कार्डलेस फ्लो जो है आने वाले टाइम में अच्छा एक सिस्टम आप लोग बोल सकते हैं, पर लेकिन कुछ लिमिटेशन रख रखी है। जैसे एचडीएफसी के बारे में भी दे रखा है आर्टिकल के अंदर में कि 10,000 आप लोग निकाल सकते हैं पर डे और 25,000 पर मंथ कार्डलेस ट्रांजेक्शन से, ठीक है। मुझे नहीं आइडिया है, आप लोग बताइए आप लोग के इसके बारे में आप लोग क्या राय है। यूपीआई बेस्ड भी आप लोग यहाँ पर चीजें कर सकते हैं, मतलब अलग अलग एटीएम में अलग अलग बैंक ने अलग अलग यहाँ पर ये इसके ऊपर लिमिटेशन रख रखी है, ठीक है, जो कि आप लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो उसके चलते आने वाले टाइम में देखिए कुछ तो फायदे होते हैं हर एक चीज के, तो कुछ फायदे अगर हो जाएंगे तो देखते हैं तो ये किस तरीके से जो इफेक्ट करने वाला है। आप लोग क्या लग रहा है, सही है या फिर गलत है? आप लोग इसको एंजॉय करोगे या फिर नहीं, आप लोग बताइए। तो इसके बारे में आप लोग अपनी राय जो है वो यहाँ पर बता सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, जीएस पेपर 3 के अंदर में साइंस एंड टेक के साथ में और प्रीलिम्स के अंदर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करेंगे यहाँ पर एनएफसी टेक्नोलॉजी के बारे में, इंस्टेंट पेमेंट। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कई बार, जैसे कि आप लोग जाते हैं कहीं पेमेंट करने के लिए, तो इस तरीके से मशीन रहती है और यहाँ पर इसके ऊपर आप लोग कार्ड लगाते हैं और कार्ड लगाते ही इंस्टेंट पेमेंट हो जाता है। पर लेकिन यहाँ पर एक नेक्स्ट लेवल अभी आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पर कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है, अब आप लोगों को कार्ड भी रखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर पहली बार यहाँ पर जो गूगल के द्वारा, गूगल पे के द्वारा अभी लॉन्च की गई है टैप टू पे यूपीआई, यानी कि टैप करना है आप लोगों को, यानी कि मोबाइल के अंदर अगर आप लोगों का गूगल पे ऐप है तो आप लोग कुछ नहीं करना है, इस मशीन के ऊपर आप लोगों को ले जाकर उसको टैप करना है, तो यहां से तुरंत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अपने आप ले लेगा। तो किसका कमाल है यहाँ पर, ये है एनएफसी का। अब आप लोग बोलोगे ये एनएफसी क्या है, पहले तो बताओ। इसको बोलते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन। आप लोग नाम से देखिए, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, यानी कि बहुत ही नियर लेके आना है, पास में लेके आना है, या तो टच कर दीजिए या फिर कुछ ही सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए तो ही यहाँ पर ये इसको ले पाएगा। इसका मतलब ये कि काफी पास में आकर ही यहाँ पर ये काम कर पाएगा। इसको बोलते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन। नियर फील्ड कम्युनिकेशन यहाँ पर ये काम कर रहा है, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन जो है वो यहाँ पर काम कर रहा है, इसको दूसरे तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। जैसे अगर मैं आप लोगों से बोलूं नियर फील्ड कम्युनिकेशन जो अभी आप लोग यूज कर रहे हैं ये एक अलग फंडा है। वैसे नियर फील्ड कम्युनिकेशन को डेटा ट्रांसफर की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। आप लोग बोलोगे आपको कैसे पता हम लोग यूज कर रहे हैं, मैं बोलूंगा हाँ मुझे पता आप लोग यूज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों ने यूज नहीं किया तो इसको देखा जरूर होगा रेगुलरली। अब क्या क्या है मैं आप लोगों को बता दूं। जब आप लोग यहाँ पर जाते हैं, आप लोग बेसिकली टोल टैक्स पर जाते हैं, आप लोग टोल पे करते हैं, तो वहां पर भी यही सारी चीजें यूज की जाती हैं। बेसिकली होता क्या यहाँ पर जो यूज कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड यूज किया जाता है यहाँ पर, जिसके चलते यहाँ पर जो रीडर रहता है उसको पढ़ता है और आप लोगों का जो भी यहाँ पर जो कनेक्शन रहता है, आप लोगों ने जो टैग लगाया होता है यहाँ पर, उससे आप लोगों का जो पैसा है डिडक्ट हो जाता है। यानी कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस यहाँ पर इसको बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RRFID।
तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग लगा होता है, यहाँ पर उसको स्कैन करते हैं, यहाँ पर जो इनका रीडर रहता है और उसमें आप लोग का डिटेल रहता है, बैंक अकाउंट से रिलेटेड कनेक्टेड आप लोग का पैसा रहता है। तो जितना यहाँ पर टोल कटना होता है उतना पैसा ये कट कर लेते हैं आप लोग के डिस्टेंस के बेस पर। तो RFID रीडर आप लोग को देखने को मिलेगा और सारा डेटा जो है वो कंप्यूटर में स्टोर होता रहता है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, इससे कितना सारा हम लोग बेसिकली डीजल पेट्रोल वो खत्म होता है, वो सारी चीजें यहाँ पर लोग खड़े रहते हैं, लाइन में लगे रहते हैं। तो कितना फायदा है यहाँ पर टेक्नोलॉजी का, तो उससे आप लोग समझ सकते हैं। हजारों यूज है इसके। अगर मैं आप लोग यहाँ पर बोलूं क्या क्या चीजें रिटेल में, बुक ट्रैकिंग में, इसी के साथ में टोल गेट पर, आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, हेल्थ केयर में भी। आज के दिन में आप लोगों ने कई जगह देखा होगा एटीएम पर भी फोन का यूज किया जा रहा है, ठीक है। जब यहाँ पर कोविड-19 के चलते सबसे बड़ा इशू आया कि कॉन्टेक्ट लेस आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें बनानी है, तो वहां से ये सारे इशू यहाँ पर निकल कर आने लगे। तो उसी की वजह से यहाँ पर ये RFID जो है ये चीजें यहाँ पर निकल कर आई। अभी गूगल के द्वारा यहाँ पर स्टार्ट किया गया। हालांकि सबसे पहले अगर आप लोगों से पूछने लगे किसके द्वारा ये चीजें फोन के अंदर डाली गई थी, तो याद रखिएगा नोकिया के द्वारा ये चीजें फोन में डाली गई थी 2007 में, ठीक है। पर लेकिन अभी ऐप के थ्रू जो सबसे पहले लॉन्च करने वाला है यहाँ पर, हालांकि जो एप्पल है वो ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर चुके हैं, पर लेकिन जो एंड्रॉइड के अंदर में गूगल पे के थ्रू अभी यहाँ पर गूगल के द्वारा यहाँ पर ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके चलते आप लोग POS बोलते हैं ना, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है, इस पे मोबाइल को लाकर ही आप लोग अपना काम कर सकते हैं और इसको बोला गया टैप टू पे फॉर UPI। तो ये काफी अच्छा रहेगा। कोविड-19 के चलते कॉन्टैक्ट लेस पैसा ट्रांसफर करने की जो कोशिश यहाँ पर की जा रही है, तो ये काफी अच्छा है आने वाले टाइम में। और रेडियो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर यूज की जा रही है इस सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए। इंटरेस्टिंग चीज है कि इसमें कोई गलती भी नहीं होगी, ह्यूमन एरर भी नहीं होगा, आसानी से सारा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा और कॉन्टैक्ट लेस यहाँ पर चीजें आप लोग को देखने को मिलने वाली है। तो ये इसके चलते काफी सारी चीजें आसान हो गई है टेक्नोलॉजी का यूज करते करते, ऐसा आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी इसके अंदर और भी, जैसे कि यहाँ पर अगर बात करूं तो दो चीजें आप लोग समझिएगा। एक तो आप लोग बोलेंगे सर QR कोड भी तो यूज करते हैं, अब यहाँ पर ये NFC क्या हो गया। QR कोड में क्या रहता है, आप लोगों को नॉर्मली फोन को उसके ऊपर लेकर जाना पड़ता है और उसको स्कैन करना पड़ता है। स्कैन करने के बाद में यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड कस्टमाइजेशन रहता है उसका और नो यूनिट प्राइस, यानी कि QR कोड को स्कैन करने के बाद में पैसा भरना पड़ता है। वहां पर ऐसा नहीं कि पैसा ऑलरेडी लिखा हुआ है, पर लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, पैसा ऑलरेडी रहेगा कि हाँ इतना फिक्स्ड यूनिट प्राइस ही आप लोग के अकाउंट से कनेक्ट हो, वो डिडक्ट होगा यहाँ पर। तो ये डिफरेंस है, वहां पर स्कैन करो फिर आप लोग पैसा ट्रांसफर करो, पर लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ऑलरेडी जो आप लोगों ने पैसा बोल दिया इतना होगा, वही आप लोगों के अमाउंट से डिडक्ट होगा आप लोगों के अकाउंट से, और वहां से आप लोगों की चीजें जो है वो आगे बढ़ेगी। तो ये एक अच्छा तरीका है यहाँ पर, ये इनमें डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। QR कोड में QR का मतलब क्या होता है ये आप लोग बताइए, और NFC की भी फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखनी है, भूलनी नहीं है, क्वेश्चन बन जाए तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन याद रखिएगा। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर पूछा जा सकता है किसके द्वारा भी यूज किया गया नियर फील्ड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर पिन लैब्स के साथ मिलकर यहाँ पर UPI का जो गूगल पे है उसके द्वारा यहाँ पर स्टार्ट किया गया है ये सारा सिस्टम, जिसके चलते अभी यहाँ पर ये नया एक सिस्टम देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों को कोई क्वेश्चन बने तो डिफरेंस याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो पूरा आर्टिकल जो है ये यहाँ पर बताया गया कि एक पर्टिकुलर डिवाइस जो है उसके ऊपर यहाँ पर इस तरीके से काम कर रही है। तो यहाँ पर एक पेमेंट जो है वो आसानी से कर पाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में टिकट कलेक्शन में आप लोग आसानी से कर सकते हैं इसको। और ये पूरा सिस्टम जो है वो बेसिकली QR कोड से डिफरेंट है, आसान भी है यहाँ पर और आसानी से यूज कर सकता है। और इंटरेस्टिंग चीज है, कोई इसको यहाँ पर अगर कल को चलकर कोई गलत काम करना चाहिए, नहीं एक तरीके से कोई फ्रॉड करना चाहे, वो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत ही पास लाके यहाँ पर काम करना पड़ता है, तब जाकर यहाँ पर चीजें इस तरीके से होती है। तो ये इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो काफी एक सिस्टमेटिक वे में टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है, इसको आप लोग समझ सकते हैं अच्छे से। तो ये हो गया पूरा एक आर्टिकल साइंस एंड टेक का, एक GS पेपर 3 के साथ में इसको कनेक्ट कर सकते हैं। आए कि नहीं समझ में कि NFC क्या है यहाँ पर, ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या यूज किया था यहाँ पर, तो वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ये सिस्टम आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पहुंच चुका है ऑलरेडी कि जब आप लोग यहाँ पर जाते हैं बेसिकली यहाँ पर जब टोल प्लाजा पे, तो क्या यूज होती है, कौन सी फ्रीक्वेंसी, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यूज होता है, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज होती है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वो है जो डायरेक्ट आप लोग के एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि डिटेल में पढ़ा देता हूँ, कोई कंफ्यूजन आप लोग के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट, ओके। कई सारे बच्चे बोलते रहते हैं सर साइंस एंड टेक का पोर्शन कवर नहीं किया जाता है, तो 2 आर्टिकल मैंने आप लोगों के भी साइंस एंड टेक के कवर कर दिए। अब आप लोगों को कोई इसके बारे में डाउट नहीं होना चाहिए, दोनों रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में थे, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर मैं कवर करूंगा वो काफी इंपोर्टेंट है, और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। इसके बारे में मैं कई सारी बातें आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये खासकर हेल्थ जो है उसके बारे में क्या क्या मुद्दे हैं हमारे देश के अंदर में, वो भी हम लोग समझेंगे। हेल्थ के बारे में जब भी आप लोग बात करते हैं तो ये जो आर्टिकल है आप लोग का, ये GS पेपर 2 के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 जब हमारे देश में लेकर आएगी, तो बोला गया 2025 तक हम लोग 2.5% अपनी GDP का
खर्च करेंगे, यानी कि काफी कुछ हम लोग खर्च करेंगे। पर लेकिन फिलहाल कोविड-19 आ गया और सारी दिशा और दशा दोनों चेंज यहाँ पर हो गई। तो हेल्थ जो है आज के डेट में काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है, खासकर ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर में। इसी के चलते मैं आप लोग कुछ बातें बताना चाहूंगा जो कि आप लोग समझ पाएंगे, और यहाँ से क्वेश्चन भी आप लोग कई बार बन जाते हैं। नॉर्मली अगर बात करें संविधान के अंदर में हमारी कंट्री में जो अगर बात करें तो बार बार बात करते हैं हेल्थ के बारे में, तो राइट टू हेल्थ जो है उसको बोला गया कि इंसान जो है, एक इंसान को हेल्थ की सर्विस बेसिकली मिलनी चाहिए, और इसको आर्टिकल 21 के साथ में यहाँ पर कनेक्ट किया गया, यानी कि राइट टू लाइफ, राइट टू हेल्थ एक साथ में कनेक्ट किया गया। फंडामेंटल राइट के अंदर जब आप लोग जाएंगे मौलिक अधिकार पार्ट 3 में, तो यहाँ पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। राइट टू हेल्थ जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। राइट टू लाइफ विद डिग्निटी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, और ये साथ ही साथ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर जब आप लोग जाएंगे आर्टिकल 38, 39, 42, 43, 44, 47, 43, 47, ये सारे कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट होती है उसको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि भाई साहब आप लोग को जनता का ध्यान रखना है। तो जनता का ध्यान रखने के लिए सरकार का दायित्व है यहाँ पर, उनको यहाँ पर ये बेसिकली बातें बोली गई है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इसी के चलते यहाँ पर जुडिशियल अगर बात करें उसके द्वारा भी, जुडिशरी के द्वारा भी इसके ऊपर यहाँ पर एक केस है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में याद रखिएगा। इसको बोलते हैं बेसिकली पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति केस, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति केस। ये 1996 का केस था। उसमें भी बोला गया कि यहाँ पर गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लोगों को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराए। अगर लोगों को मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो फिर काफी सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। इसी के साथ में हमारी कंट्री के जो फाइनेंस कमीशन थे, 15 फाइनेंस कमीशन एनके सिंह जी, उनके द्वारा भी ये बोला गया कि जो हेल्थ है ना वो आज के में स्टेट लिस्ट के अंदर में है। हमारे संविधान में आप लोग जाओगे तो 7वें शेड्यूल के अंदर 3 जो लिस्ट रखी है उसमें से स्टेट लिस्ट के अंदर में आप लोगों का हेल्थ है, तो वो चाह रहे हैं कि उसको स्टेट लिस्ट में से निकाल के कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर हेल्थ को लेकर आ जाए। तो ये भी बातें मैंने आप लोगों को कई बार बताई है, ठीक है। आगे भी इसके बारे में आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। तो आज की डेट में जब हम लोग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर ओनली बात नहीं की जाती है, इवन यूनिवर्स अगर बात करें यहाँ पर जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है उनके अंदर ही बोला जाता है कि इंसानों को खाना, क्लोथिंग, हाउसिंग, मेडिकल केयर ये सारी चीजें मिलनी चाहिए। तो अगर बात करें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 जो कि यूनाइटेड नेशन के, वही बोलते हैं कि जनता की हेल्थ का ध्यान रखना गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर वो ध्यान नहीं रखेगी तो काफी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलेगी। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में जब भी आप लोगों से बात की जाती है तो यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर कई सारे फायदे देखने को मिलते हैं। एक तो राइट टू हेल्थ मिल जाता है लोगों को, और हेल्थ कवरेज जो होता है वहां पर हर एक लेवल पर टाइमली होना चाहिए, गुड सर्विस मिलनी चाहिए, एक तरीके से इंसान को अफोर्डेबल होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर सारे लोगों को प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड कराना बिना किसी भेदभाव के। तो ये फंडे के बारे में बात करें तो इवन आप लोगों को बात करें हमारे देश में भी इसके ऊपर एक आयुष्मान भारत स्कीम आप लोगों को देखने को मिलेगी जो काफी इंपॉर्टेंट है। इससे कई बार क्वेश्चन भी बन जाते हैं। 10 करोड़ लोगों को हमारी कंट्री में यहाँ पर इसका फायदा पहुंचाने की बात की गई है। 5 लाख रुपए प्रति माह मिलते हैं यहाँ पर, प्राइवेट हो चाहे सरकारी आप लोग, यानी कि 10 करोड़ परिवारों की बात की जा रही है। एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो यहाँ पर 50 करोड़ लोगों को सीधा सीधा फायदा इसका प्रोवाइड कराने की बात की गई। दुनिया में सबसे बड़ी स्कीम हेल्थ के मामले में जिसको आयुष्मान भारत योजना बोला गया, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक ऐसा इशू बन जाता है जिसके बारे में मतलब सब ये बोलते हैं कि ऐसा बेसिकली हमारे देश में इतने लार्ज स्केल पर ये कवरेज किया जा रहा है। और इवन जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आप लोग जाते हैं, ये एक अच्छा पॉइंट है जो आप लोग आंसर राइटिंग में भी ऐड कर सकते हैं। गुड हेल्थ जो है वो तीसरे गोल के अंदर में, और जब तीसरे गोल का आप लोग थोड़ा एक्सपेंड करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो इवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर भी बोला गया कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आप लोगों को करना चाहिए, और ये 3.8 के अंदर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर यहाँ पर बात की जाती है। तो सीधा सीधा मतलब यहाँ पर यह है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए, खासकर जिसके पास में पैसा नहीं है। गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको यहाँ पर ये चीजें प्रोवाइड कराए। तो हेल्थ के बारे में अगर कुछ लिखने के लिए आ जाए तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और जो भी मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन बताए वो आप लोग यहाँ पर जरूर याद रखिएगा। अब मैं आप लोगों को हेल्थ के बारे में कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा और बताता हूं, क्योंकि हेल्थ काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू हर जगह क्वेश्चन बनते हैं। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक और टॉपिक आप लोगों का साथ ही साथ में कवर हो जाएगा जो काफी इंपॉर्टेंट है हर एक लेवल पर एग्जाम के लिए, जिससे कि आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा जो पब्लिक हेल्थ के बारे में यहाँ पर बात करता है, ठीक है। अगर नॉर्मली आप लोगों से बोला जाए कि हेल्थ जो है हमारे संविधान में कहां पर रखा गया तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। हेल्थ जो है 7वें शेड्यूल में जब आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर 3 लिस्ट है, एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, एक को बोलते हैं स्टेट लिस्ट और एक को बोलते हैं कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती सूची। तो हेल्थ जो है यहाँ पर वो स्टेट लिस्ट के अंदर रखा जाता है, जिसके चलते यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हेल्थ के ऊपर काम करें। पर लेकिन अगर कोई डिजीज ऐसी है, कोई बीमारी ऐसी है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में फैल रही है, तो हेल्थ जो होता है फिर वहां पर एक तरीके से
ये आप लोग बोल सकते हैं कि कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी वहां पर काम करती है। अभी इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है वो हम लोग समझेंगे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हमारे देश में प्रस्तुत किया गया, तो उसके चलते कई सारे डेटा हमारे सामने निकल कर आए, तो उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहले ये वाला आप लोग यहां पर देखिए, आज की डेट में यार देश जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगी दुनिया में। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कोई देश है तो वो है हमारा, तो उसको हम लोग कैसे लेकर चलते हैं तो हम लोग को समझना पड़ेगा। तो प्लैनेट काफी लार्ज स्केल पर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे वातावरण इन्वायरमेंट के साथ में हमारा बैलेंस जो है वो बिगड़ता हुआ जा रहा है। और उस बैलेंस के बिगड़ने के साथ साथ में दिक्कतें आप लोगों को ये भी देखने को मिलेगी कि हम लोग जो है बीमारियों के नए नए शिकार, बीमारियां हमारे बीच में आ रही है, नई नई बीमारियां, जैसे अभी कोरोना, डेल्टा, टोरोना, मोरोना, पता नहीं क्या क्या आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे आने वाले टाइम में। ये तो कम्युनिकेबल डिजीज हो गई, एक इंसान से दूसरे इंसान में लगती है, पर लेकिन कई सारी बीमारी ऐसी हैं जो कि नॉन कम्युनिकेबल है। अगर कोई इंसान तंबाकू खाने का शिकारी है, ठीक है, तो उसको क्या देखने को मिलेगा, उसको कल को बीमारी नजर आएगी कि कहीं ना कहीं उसके मुंह में कैंसर हो गया, ठीक है, तो वो उसको ही गिफ्ट में मिली है और किसी को नहीं मिलेगी। वो अगर कोई दारू पीता है, शराब पीता है, तो उसी को दिक्कत देखने को मिलेगी, किसी और को नहीं। हाइपरटेंशन, ब्लड शुगर, ये सारी चीजें, विटामिन डी की कमी, अगर मैं धूप में नहीं जाता हूं तो विटामिन डी की कमी मेरी बॉडी में रहेगी, यानी कि मैं किसी को गले मिलूंगा जाकर उसको विटामिन डी की कमी हो जाएगी, ठीक है, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो मेरी हरकतें हैं तो उसका खामियाजा मैं ही भुगतूंगा। तो ये सारी चीजें आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो ये है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो कि आजकल में काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है। ऐसे ही एचआईवी है, अगर आप लोग किसी के जाके गले मिलेंगे या फिर कुछ ऐसा, तो एचआईवी की बीमारी आप लोग को नहीं होने वाली है, ठीक है, इंक्लूडिंग एचआईवी जो यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो आप लोग को देखने को मिल जाती है, तो काफी ज्यादा खतरनाक यहाँ पर ये इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर अगर बेसिकली तो कम्युनिकेबल जो डिजीज है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उसमें आप लोग को यहाँ पर डिफरेंस, सॉरी एचआईवी तो कम्युनिकेबल डिजीज में आएगा ना, हाँ एचआईवी कम्युनिकेबल डिजीज में आएगा, ठीक है, सॉरी ये गलती हो गई मेरे से गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गया, मेरी जुबान फिसल गई ये कम्युनिकेबल डिजीज में आएगा, ठीक है। वैसे नॉर्मली बहुत ज्यादा टैबू होता है एचआईवी को लेकर, तो उसको आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं कि ऐसा नहीं कि उसको इस तरीके से लेकर चलना है बिल्कुल, तो कि यहाँ पर है कि बिल्कुल सेग्रीगेट कर दे सोसाइटी से। तो कम्युनिकेबल डिजीज ऐसे होते हैं, मलेरिया हो गया, टीबी हो गया, टाइफाइड हो गया, तो नॉर्मली इन सारे लोगों से आप लोग दूर रह सकते हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाती है। और फिलहाल आज के में कोरोना वायरस जो है ये इसी कैटेगरी में आप लोग इसको रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ में जैसे अगर बात करें कैंसर हो गया किसी को, ये सारी चीजें मैंने अभी बताया, विटामिन डी, ये सारी चीजें ये आप लोग को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में देखने को मिलेगी, तो ये बर्डन काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसके ऊपर हम लोग को काम करना चाहिए, कहीं ना कहीं काफी ज्यादा दिक्कतें निकल कर आती है। तो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव हम लोग एनालिसिस तो करते हैं, पर लेकिन जो डेटा हमारे पास में आता है उसको हम लोग कैसे यूज कर पाते हैं, उसको लेकर हम लोग कितना सोल्यूशन निकाल पाते हैं, तो वो भी हम लोग को समझना पड़ेगा। अगर पहले बात करूं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में, तो यार ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और फर्स्ट जो राउंड था यहाँ पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, ये कंडक्ट कराया गया था 1992 में, आप लोगों को देखने को मिलेगा। और नेशनल हेल्थी फैमिली, यहाँ पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो 5वां राउंड है ये अभी आप लोगों को देखने को मिला, और 2 बार में ये डेटा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। तो इसका बेसिक पर्पज यहाँ पर ये रहता है कि डेटा प्रस्तुत किया जाए अलग अलग बीमारियों के बारे में। तो लिस्ट ऑफ इंपोर्टेंट इंडिकेटर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इसमें पॉपुलेशन कितनी है, यहाँ पर मैरिज और फर्टिलिटी क्या है, फैमिली प्लानिंग कैसी चल रही है, कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि गर्भ निरोधक की जो चीजें हैं वो यूज की जा रही है प्रॉपर वे में या नहीं, मैटरनल और चाइल्ड की हेल्थ के बारे में, डिलीवरी केयर के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में, ट्रीटमेंट ऑफ द चाइल्डहुड यानी कि एक तरीके से बचपन की बीमारियां, उनका इलाज, नहीं बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, तो बचपन की बीमारियां भी भूल नहीं जाना रे, ठीक है। तो ये एनीमिया, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, तो उच्च रक्तचाप, मधुमेह, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने हिंदी में भी इसलिए लिख दी है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कतें देखने को नहीं मिले। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बेसिकली कवर की जाती है। तो ऑब्जेक्टिव क्या रहता है यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव तो ये रहता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो भी यहाँ पर ये सारी चीजें हैं, जैसे फर्टिलिटी, उपजाऊपन, मैटरनिटी, चाइल्ड हेल्थ नहीं के मृत, और यहाँ पर मातृ और शिशु स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रजनन स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन, पोषण, एनीमिया, खून की कमी, इन्फेंट और यहाँ पर चाइल्ड मोर्टेलिटी, तो शिशु और बाल मृत्यु दर, फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन, तो इसके ऊपर इनका फोकस रहता है। तो इसी के चलते अब तक अगर आप लोगों को, जैसे मैंने अभी आप लोगों से बात की, टोटल मिलाकर 5वें नंबर का अभी आप लोगों को सर्वे देखने को मिलेगा। पहला 1992-1993 में यहां पर निकल कर आया था, और अभी तीसरा राउंड है। इसके डेटा के बारे में एक मोटा मोटा सा आइडिया जरूर रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट मैच करने के लिए आ जाते हैं कि पहला सर्वे कब था, दूसरा कब और तीसरा कब यहां पर देखने को मिला। तो इसलिए माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो अच्छे से आप लोग चीजों को अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में याद रखिएगा। नॉर्मली अगर पूछा जाए कि यहाँ पर पब्लिश कौन इसको करता है, तो यहाँ पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस जो कि मुंबई में है, ये पब्लिश करता है, और यहाँ पर मिलकर काम करता है यूएसए के अंदर यहाँ पर इंस्टीट्यूट है, उसके साथ में मिलकर काम करते हैं। इसी के साथ में ईस्ट जो यहाँ पर वेस्ट सेंटर है होनोलुलु हवाई, यूएसए, ये काम करते हैं। अगर बात करें यूनिसेफ जैसे यूएनएफपीए, और इसी के साथ में अलग अलग जैसे बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, तो ये काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर सपोर्ट भी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है।
फंडिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला ना अभी, यहाँ पर ये सारे जो छोटे छोटे नाम लिखे हुए थे तो डिटेल में मैंने लिख दिया यहाँ पर, जैसे यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। और जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर कहां से निकल कर आता है, तो मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर यूज किया जाता है WHO का, वर्ल्ड बैंक का और यूनिसेफ का डेटा भी, ताकि सही तरीके से सही डेटा जो है वो लोगों के सामने रखा जा सके। तो ये सब प्रोसीजर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी हुआ क्या, कई सारे डेटा मैंने आप लोगों से डिस्कस किए थे, जैसे सिजेरियन जो यहाँ पर बेसिकली डिलीवरीज हैं वो बढ़ गई हैं काफी लार्ज स्केल पर, और मैक्सिमम जो सिजेरियन डिलीवरी है वो आप लोग को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में देखने को मिलेगी। यहाँ पर दो मुद्दे निकल कर आते हैं। एक तो लोग जो है वो सिजेरियन की जब बात आती है तो उनको ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में, ये लगता है कि प्राइवेट में ज्यादा अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। ये एक तरीके से माइंड मेकअप बना रखा है सोसाइटी में कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्यादा अच्छे से सर्जरी की जाती है, कि देखरेख ज्यादा अच्छे से की जाती है, तो उसके चलते यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलती है। हालांकि कहीं पर प्राइवेट अच्छे हैं, कहीं पर बुरे हैं, कहीं पर गवर्नमेंट अच्छे हैं बुरे हैं, दोनों ही चीजें। अब हम लोग को पता होना चाहिए कहां पर चीजें जो है वो सही तरीके से कंडक्ट कराई जाएगी। पर लेकिन प्राइवेट में एक रेशियो ये देखने को मिल रहा है कि मैक्सिमम सर्जरी जो है वो प्राइवेट में देखने को मिलती है। वो जरा सा भी रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं, जरा सा भी पेन जो है बॉडी को नहीं देना पसंद करते हैं। उनको ये लगता है बस सी कट किया अपना और तुरंत बच्चे को उठा लिया। तो ये पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, जो कि सोचने के लिए मजबूर करता है कि इसकी वजह से जो क्या कंडीशन यहाँ पर निकल कर आती है, तो किस तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं पैसे के चक्कर में ये माना जाता है कि कई बार ये बहुत ही पैटर्न में देखने को मिलता है। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये खुद सर्वे यहाँ पर बोलता है कि ऐसा कुछ पैटर्न आप लोग यहाँ पर नजर आएगा कि यहाँ पर जो इस तरह की सिचुएशन बनती है। आप लोग ही क्या रहे हैं यहाँ पर, ऐसी कोई सिचुएशन बनती है यस या फिर नो, तो आप लोग भी यहाँ पर बता सकते हैं कि आप लोगों का इसके बारे में क्या आइडिया है। आप लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पर ये सारी चीजें नॉर्मली देखने को मिलती हैं, तो किस तरीके से हम लोग यहाँ पर लेकर चलना चाहिए। देखिए जरूरी यहाँ पर यही है कि हम लोग इसी पैटर्न में चीजों को लेकर चलें ताकि दिक्कतें न देखने को मिले। हमारे देश में जहां पर भी कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर MCH, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट आप लोग नॉर्मली एक टर्म यहाँ पर यूज की जाती है, ठीक है। तो मैटरनिटी केयर हेल्थ के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जच्चा और बच्चा की हेल्थ जो है वो सही रहना भी काफी ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डराकर भी लोगों को कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाई जाती है कि हाँ ये करा लो ऐसा हो जाएगा, ये करा लो नहीं तो ऐसा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये तो मैंने इसके बारे में बात की, और भी कई सारे डेटा प्रस्तुत किए गए थे यहाँ पर, जैसे नेशनल हेल्थ फैमिली जो सर्वे के द्वारा यहाँ पर जो आज की डेट में बच्चों के अंदर में यहाँ पर आप लोगों को जो कुपोषण के शिकार मिलेंगे, लो हाइट देखने को मिलेगी, लो आप लोगों को यहाँ पर उनका वेट देखने को मिलेगा। तो ये सारे मुद्दे भी यहाँ पर निकल कर आते हैं। तो ये डेटा भी कई बार यहाँ पर कि वेस्टेड है, अंडरवेट है, ठीक है, और यहाँ पर किस तरह की कंडीशन है, तो ये हम लोग को समझनी पड़ेगी। तो हर एक लेवल पर जहां जहां इंपैक्ट है वो समझना पड़ेगा। और कोविड-19 के चलते हमारे कान जो है वो और ज्यादा थोड़े खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि जब स्टडी करते हैं तो ये समझ में आता है कि आज की डेट में बहुत ज्यादा हर एक लेवल पर किस तरीके से हमारा सिस्टम जो है हेल्थ का वो काम कर रहे हैं। तो उसके चलते हम लोग को देखना पड़ेगा। कई सारे लोग जो है वो तंबाकू के मरीज हैं आज के डेट में, ठीक है, तंबाकू काफी ज्यादा पिया जाता है। अल्कोहल की बात की जाए तो वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो आधे से ज्यादा बर्डन तो यही आप लोग का देखने को मिलेगा देश के ऊपर, जो कि सोचने वाला है, जिसके ऊपर काम करना चाहिए। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का काफी सारे लोगों की डेथ होती है जिनको हम लोग देखते भी नहीं है, वो एक एक करके जाते रहते हैं। आखिर हमारा कोविड-19 पर इतना इंपैक्ट क्यों पड़ा? क्यों? वो इसलिए पड़ गया क्योंकि कोविड-19 ने एक साथ लोगों को उठाया, वरना लोगों की जान तो पहले भी जाती है। तो लोगों को अवेयर कराना है, जो कि काफी ज्यादा जरूरी है। बात भी की जाती है कि लोगों को आप लोग अवेयर कराइए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। WASH, ठीक है। तो वॉश बोलते हैं। वॉश का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि एक तरह से वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन के ऊपर आप लोगों को फोकस देकर चलना है। लोगों में आज के डेट में ब्लड प्रेशर, इसी के साथ में ब्लड शुगर, ये कई सारी चीजें आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिल जाती है। तो उसको कैसे टैकल करना है, एक तरीके से अच्छी हेल्दी डाइट और एक अच्छा हेल्दी व्यायाम करा के उनको कैसे टैकल करना है, तो वो सारी चीजों के ऊपर भी फोकस देकर चलना चाहिए। तो यहाँ पर पूरा हेल्थ सर्वे मैंने आप लोग का एक ओवरव्यू आप लोग का दे दिया। अगर कल को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक जो आर्टिकल यहाँ पर लिखा गया है ये है साउथ इंडिया के बारे में बेसिकली बात की जा रही है, खासकर तमिलनाडु वाले एरिया के बारे में। वहां पर जो ट्राइबल कम्युनिटी है, देखिए उनका खुद की जिंदगी होती है, खुद का रहन सहन होता है। उनको नहीं पता है कि हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है, उनकी खुद के रूल और रेगुलेशन होते हैं। पर लेकिन उनके कुछ रूल और रेगुलेशन ऐसे हैं जो कि यहाँ पर उनको POCSO एक्ट के अंदर में यहाँ पर ले जाकर डाल देते हैं। ये वो एक्ट है जिसके तहत यहाँ पर अगर बात करें किसी बच्चे के साथ में कुछ गलत काम होता है तो ये एक्ट वहां पर लग जाता है। तो उसके चलते यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी के जो बच्चे हैं उनको बेसिकली लोग हैं, उनको कई सारी दिक्कतें देखने को यहाँ पर मिलती है। तो उसी के चलते यहाँ पर ये काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ये जो एक्ट है इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, इसको बेसिकली पॉक्सो एक्ट के नाम से भी आप लोग जानते हैं। GS पेपर 2 के अंदर में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे के साथ में कोई छेड़खानी की जाती है, सेक्सुअल कोई भी पेनिट्रेशन किया जाता है, कोई हरासमेंट देखने को मिलता है, उसको पोर्नोग्राफी दिखाई जाती है, तो यहाँ पर उसके इंटरेस्ट को उसको ध्यान में रखते हुए बच्चों को यहाँ पर ये बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाती है इस एक्ट के थ्रू। कि बच्चा जब होता है ना, बढ़ रहा होता है, उसका बुद्धि का विकास होता है, शरीर का विकास होता है, सोचने समझने का विकास होता है, इमोशन में डेवलपमेंट होता है, समाज को समझता है। सोचो एक बच्चे के साथ में छेड़खानी बचपन में हो जाए
तो पूरी जिंदगी उसके ऊपर, उसकी बॉडी पर वो आप लोगों को इंपैक्ट देखने को मिलेगा। ये माना जाता है कि वो बच्चा जो है कभी ढंग से पनप नहीं पाएगा। ऐसे इश्यूज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसी के चलते उन सबको रोकने के लिए यहाँ पर ये कानून लाया गया। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो यही कानून यहाँ पर बेसिकली उसके जेल में ले जाकर उनको डाल दे रहा है, जो ट्राइबल कम्युनिटी के यंग जो जनरेशन के लोग हैं, जबकि उनके वहां पर ये ऐसी प्रैक्टिस होती है, ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग अर्ली, ठीक है। तो वहां पर उनकी ये प्रैक्टिस है, तो उसकी वजह से यहाँ पर उनका ये फंडा रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिलती है। इवन मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बताऊंगा, हो सकता है आप लोगों को थोड़ी सुनने में अटपटी लगे। यहाँ पर कुछ सारी ट्राइबल कम्युनिटी हमारे देश में ऐसे भी हैं जहां पर कुछ ऐसे प्रोविजन है कि लड़का और लड़की शादी करने से पहले एक दूसरे के साथ में फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं, और अगर उनको लगता है कि वो एक दूसरे के साथ में कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो उसके बाद में वो एक दूसरे से शादी कर सकते हैं और आगे अपनी जिंदगी को ले जा सकते हैं। यानी कि कुछ आदिवासी प्रैक्टिस इतनी मॉडर्न हो चुकी है कि हम लोग भी उसको नहीं पचा पाते हैं। इवन आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी था, कुछ आदिवासी कम्युनिटी ऐसे भी है जहां पर लड़का लड़की जब शादी करते हैं तो लड़का अपने घर को छोड़कर लड़की के वहां पर जाता है। वहां पर मैट्रियार्कल सोसाइटी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ऐसी भी सोसाइटी में आप लोग यहाँ पर चीजें नजर आती हैं। तो उनके जो फंडे हैं वो अलग होते हैं, हमारे कानून अलग है, पर देश के अंदर रह रहे हैं फिजिकल बाउंड्री के अंदर, तो उनके ऊपर कई बार ये कानून लगते हैं, तो उनको भी वहां पर जेल में पहुंचना पड़ जाता है। तो इसी के चलते डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है केरला के अंदर में, उनके द्वारा एक मूवीज बनाई गई, छोटी शॉर्ट फिल्म यहाँ पर, जिसका नाम रखा गया इंचा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके चलते यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर उनको एक ओवरव्यू प्रोवाइड करा रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं यहाँ पर इस एक्ट के बारे में, और ये काफी अच्छा एक तरीका है। कल को चलकर अगर आप लोग डीएम बनते हैं तो आप लोगों के पास में भी एक अपॉर्चुनिटी रहेगी इस तरीके से सोसाइटी को अवेयर कराने की, ताकि अगर कोई भी इशू देखने को मिले तो उनको एक अच्छी अवेयरनेस आप लोग प्रोवाइड करा सके। तो ये जो कानून है ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कोई किसी भी तरीके से बच्चे के साथ में छेड़खानी करता है, उसके साथ में फिजिकल रिलेशन बनाता है, जबरदस्ती पेनिट्रेट करता है, सेक्सुअल हरासमेंट करता है, पोर्नोग्राफी दिखाता है, ये सारी सिचुएशन में यहाँ पर वो जेल में डाला जाएगा। यहाँ पर मैक्सिमम टाइम आप लोगों को देखने को मिलेगा कोई घर का परिवार का मेंबर भी ऐसी हरकतें करता हुआ नजर आता है। इवन कोई पुलिस ऑफिसर हो गया, कोई टीचर हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, मतलब जो एक रेस्पॉन्सिबल लोग हैं सोसाइटी के, वो भी एक घिनौनी हरकतें करते हुए आप लोगों को नजर आते हैं। ये इसलिए बच्चों के ऊपर ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी है, और बच्चों ने अगर ये बात एक बार झेल ली तो जिंदगी भर वो अपने आप को बेसिकली उससे उबार नहीं पाते हैं। तो ये बात आप लोग जो है पर जरूर याद रखेगा। तो इसी एक्ट के बारे में यहाँ पर जागरूक कराने के लिए तमिलनाडु के अंदर में, सॉरी केरला के अंदर में यहाँ पर ये मूवी आई गई। बेसिकली ये मूवी तो हर एक लेवल पर सबको दिखानी चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है, ताकि इस तरह की सिचुएशन से लोग जो हैं वो ऊपर निकल सकें और कहीं ना कहीं सिचुएशन को थोड़ा सा सुधारा जा सके। आप लोग की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं, ठीक है, कि आप लोग इसको कैसे लेकर चलते हैं और आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। आज जो है यहाँ पर आप लोग देखते हैं 103 साल जलियांवाला बाग मैसेकर के यहाँ पर हो गए। तो यहाँ पर जलियांवाला बाग मैसेकर जो है उसके बारे में लोगों को अवेयर किया जा रहा है। देखिए जब भी टाइम मिला आप लोग भी घूमकर जरूर आया करो, इन सब चीजों को देखा करो। यहाँ पर हमारी कंट्री में जो मेमोरियल बने हुए हैं तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, मुझे आप लोगों से एक बात करनी है यार, मेरे साथ में एक धर्म संकट बन जाता है कई बार। जैसे मान लीजिए कोई आर्टिकल मैंने नैनो मैगजीन के अंदर पढ़ा दिया, ठीक है, अब वो आर्टिकल नैनो मैगजीन के अंदर मैंने कंप्लीट कर दिया, पर लेकिन नैनो मैगजीन को लगभग 20 से 25 हजार के करीब लोग देखते हैं, ठीक है, और ये जो वीडियो है यहाँ पर इसको 40 से 50 हजार के करीब लोग देखते हैं। एक बार मैंने ऐसा किया कि वहां पर आर्टिकल पढ़ा दिया, तो फिर मैंने सोचा चलो वहां पर पढ़ा दिया, यहाँ पर स्किप कर देते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो आर्टिकल पीआईबी के अंदर आया या इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आया वो फिर आगे चलकर कई बार हिंदू के अंदर आ जाता है, ठीक है, हिंदू कई चीजों में थोड़ा सा लेट चलता है। तो फिर अगर मैं उस आर्टिकल को स्किप कर दूं तो यहाँ पर आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे रहेंगे जिन्होंने वो आर्टिकल पढ़ाई नहीं है, और अगर उस आर्टिकल को पढ़ा देता हूं तो जो यहाँ पर पढ़ चुके हैं उनको ये लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है। जबकि देखिए मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा, जो हिंदू है वो एक इंडिपेंडेंट वीडियो है कंप्लीटली, ठीक है, वो एक न्यूज़पेपर है। अगर न्यूज़पेपर के अंदर कोई आर्टिकल आएगा तो आप लोग उसको वैसे मत देखो कि मैंने कहीं और पढ़ा दिया है कि यहाँ पर वो वीडियो नहीं होगी। अगर आप लोगों को लग रहा है थोड़ा सा तो आप लोग उसको स्किप कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर रिवीजन हो सकता है आप लोगों का, क्योंकि यार उनके बारे में सोचो। कई सारे मैंने ऐसा किया था कि नैनो में पढ़ा देता हूँ, यहाँ पर रहने देता हूँ, पर दिक्कत ये हुई कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आज के में जॉब कर रहे हैं, उनके पास में नहीं होता इतना टाइम, ठीक है, कि वो दोनों वीडियो यहाँ पर देख पाते हैं, ठीक है। पर लेकिन आप लोग तो प्रॉपर स्टडी कर रहे हैं, वो तो जॉब के साथ में स्टडी कर रहे हैं, तो जॉब के साथ में एक बार को नहीं मिल पाता, पर आप तो पूरी रेगुलर स्टडी कर रहे हैं ना, दोनों वीडियो प्रॉपर देखते हैं, तो आप लोगों को तो चल जाता है। तो आप लोगों को लगता है अगर थोड़ा सा रिविजन हो जा रहा है तो रिविजन कर ले कीजिए, अगर लग रहा है तो स्किप करना है तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही अपॉर्चुनिटी आप लोग के हाथ में होती है। यार यूट्यूब पे बैठे हैं आप लोग, ऐसा थोड़ा ना कि क्लास में टीचर है पढ़ाएगा, पढ़ लिया स्किप करके आगे निकल जाओ, पर लेकिन थोड़ा सा दूसरों के बारे में सोचा करो। जो बच्चे इस तरीके के भी हैं, तो बहुत सारी डिफरेंट तरीके की क्राउड आप लोगों को देखने को मिलती है, तो सबको साथ में लेकर चलना है, तभी तो मोदी जी का नारा इंप्लीमेंट करेंगे, सबका साथ सबका विकास। तो जो आर्टिकल मैंने शाम डिस्कस किया था वो मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ, और इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है क्योंकि मैंने हिस्ट्री उसके अंदर कवर की है बहुत सारी,
और क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस किए थे। तो अभी अगर आप लोगों ने सुन लिया था तो आप लोग उसको स्किप कर सकते हैं, वरना यहाँ पर पूरा डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करूंगा जलियांवाला बाग मैसेकर, एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्लियर हो जाएगा और इसी के साथ में हंटर कमीशन वो सारी बातें भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, ये जो जलियांवाला बाग है ये पर्टिकुलर लोकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी पंजाब के अंदर में, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी जब यहाँ पर कुछ ऐसी दुर्घटना देखने को मिली कि निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई। तो इससे रिलेटेड है यहाँ पर ये डे, ये जो मैसेकर आप लोगों को देखने को मिलता है ये इंपॉर्टेंट डेट आप लोग याद रखिएगा। 13 अप्रैल का दिन था यहाँ पर ये 1919 में, जब यहाँ पर निहत्थे लोगों पर, बूढ़े बुजुर्ग लोगों पर, बच्चों के ऊपर यहाँ पर गोलियां चलाई गई और जिसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिली। जलियांवाला बाग जो है ये अमृतसर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इसके पीछे रीजन क्या था, आखिर ये दुर्घटना यहाँ पर क्यों घटी। तो देखिए जब जब कहीं पर कुछ लीडर जो होते हैं ना वो लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, तब तब यहाँ पर अंग्रेजों को यहाँ पर एक तरह से मिर्ची लगने लगती थी। तो यहाँ पर ऐसे ही दो इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी थी, इनका नाम था यहाँ पर सैफुद्दीन किचलू और इसी के साथ में डॉक्टर सत्यपाल। दोनों के नाम पता नहीं कितने सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, क्योंकि इनको जब यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया उसके चलते लोगों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया, और उसी प्रोटेस्ट के चलते यहाँ पर लोग जो हैं वो जलियांवाला बाग में बेसिकली जो एरिया था यहाँ पर इकट्ठा हुए, और यहाँ पर बेसिकली अंग्रेजों ने लोगों के ऊपर गोली दागी। जान बचाने के लिए लोग जो है इवन कुएं में भी कूदे, वहां पर बहुत सारे लोगों की जान उसकी वजह से चली गई। आज की डेट में भी अगर जाओगे वहां पर दीवारों पर गोलियों के निशान दिखते हैं। हालांकि अब हम लोगों ने इसको मेमोरियल के तौर पर डेवलप कर दिया है, यानी कि हम लोगों ने इसको यादगार मेमोरियल बना दिया है ताकि आने वाली जनरेशन जो है वो इसको समझ सके। तो उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर चीजें देखने को मिलेगी। तो जलियांवाला बाग मैसेकर ये 13 अप्रैल आप लोग यहाँ पर देखते हैं। अब लोगों की यादगार में कुछ ऐसा यहाँ पर एक मेमोरियल बना दिया गया ताकि आने वाली जनरेशन को इसके बारे में समझाया जा सके। पूरा मुद्दा क्या था, आखिर कहां से निकल के आया, अब मैं आप लोगों को स्टैटिक पोर्शन बताने वाला हूं। तो करंट प्लस स्टैटिक यहाँ पर मिक्स होने वाला है और पूरा टॉपिक आप लोगों का ये तैयार हो जाएगा। किसी भी टॉपिक को एक बार ऐसे पढ़ो ताकि जिंदगी भर उसको याद रखो। तो इस तरीके से अगर दिल लगा के पढ़ोगे तो हमेशा जिंदगी में हमेशा चीजों को आगे लेकर बढ़कर चल पाओगे। ठीक है, अगर बात यहां पर की जाए तो ये बात की जा रही है रॉयल्ट एक्ट के बारे में। तो ये जो रॉयल्ट एक्ट था यहाँ पर, इसका मतलब था, इसको काला कानून भी बोला गया। इसका मतलब ये था अगर कोई भी इंसान आप लोगों को दिख रहा है कि उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है अंग्रेजों के हिसाब से, जो कि वो हमारी कंट्री मान लीजिए हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे, अगर वो यहाँ पर कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं या फिर लोगों को यहाँ पर अपनी बेसिकली आजादी के लिए यहाँ पर बातें कर रहे हैं, तो उनको उठाओ, ना कोई वकील ना कोई दलील, सीधा उठाकर उनको बेसिकली जेल में डाल दो। तो इसीलिए इसको काला कानून यहाँ पर बोला गया। तो यहाँ पर ये जो बेसिकली पास किया गया यहाँ पर, इसके चलते लोगों ने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि यहाँ पर कई सारे लीडर जो हैं उनको इस कानून के थ्रू यहाँ पर पकड़ा गया। तो लोगों ने अगर कोई हड़ताल कर रहा है तो उसको पकड़ के ले जाओ, कुछ भी जरा सा भी कोई कुछ कर रहा है उसको पकड़ के ले जाओ। तो इसलिए यहाँ पर इसको रोकने के लिए रॉयल सत्याग्रह यहाँ पर गांधी जी के द्वारा यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिला। ठीक है, ताकि यहाँ पर इसके चलते लोग जो है इसको यहाँ पर रोका जा सके। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को अलाउ करता था कि बिना ट्रायल के, मैंने बोला ना बिना कोई वकील बिना कोई दलील, 2 साल तक एक इंसान को यहाँ पर ये जेल में डाल सकते थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको जेल में यहाँ पर डाला गया, उसमें से सत्यपाल और जो यहाँ पर किचलू साहब जो हैं, आप लोगों को जो मैंने अभी 2 पर्सनैलिटी के नाम बताए, इनके नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। ठीक है, तो किचलू और पाल के नाम से भी आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं दोनों पर्सनैलिटी को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनको उठाकर जो है वो जेल में बंद कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जेल में डाला गया, जिसके चलते यहाँ पर लोगों के द्वारा काफी ज्यादा प्रोटेस्ट यहाँ पर किया गया। अगर बात की जाए तो 13 अप्रैल का दिन था, यहाँ पर दोपहर की बात थी, लगभग हजारों में लोग यहाँ पर थे, लगभग 10,000 के करीब मैन और वुमेन जो थे और चिल्ड्रन, वो गैदर हुए जलियांवाला बाग के अंदर में यहाँ पर सब इकट्ठे हुए। और ये एक ऐसा बाग था या फिर ऐसा एरिया आप लोग बोल सकते हैं जिसमें मेन गेट एक ही था, यानी कि इसमें एंट्री का और एग्जिट का यही गेट था। यहाँ पर अगर कोई एक बार यहाँ पर चला गया तो फिर यहाँ पर बाहर निकलने का भी रास्ता उसका यही होगा। तो सोचो बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए प्रोटेस्ट करने के लिए, और यहाँ पर आकर पुलिस जो है वो बंदूक गोलेबारी के साथ में खड़ी हो गई। तो अब अंदर बैठे वाले लोगों की कंडीशन क्या होगी, इससे एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी, जो कि सबसे बड़ी दुर्घटना आप लोग बोल सकती हैं, कि बैसाखी के दिन यहाँ पर ये बेसिकली हरकत देखने को मिली। ये यहाँ पर हुआ क्या, जब यहाँ पर पता चला अंग्रेजों को कि ऐसे हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, महिला भी हैं, बच्चे भी हैं उसमें, और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर रॉयल्ट एक्ट को लेकर। तो यहाँ पर एक टुकड़ी को लेकर यहाँ पर पहुंचे, जिनका नाम था, ये एंग्लो इंडियन ब्रिगेडियर थे, जिनका नाम था R.E.H. डायर, जिनको जनरल डायर के नाम से भी आप लोग जानते हैं कई बार। तो इनके द्वारा जो यहाँ पर गोरखा ब्रिटिश आर्मी की जो यूनिट थी उसको लेकर यहाँ पर गए, और लोगों के ऊपर यहाँ पर बेसिकली फायर करने के लिए इनके द्वारा बोल दिया गया। अब वहां से निकलने का कोई चांस भी नहीं था, अगर भाग के इसी गेट से आते तो वे गोली से वैसे ही मारे जाते।
वहां पर एक कुआं था, बहुत सारे लोगों ने उस कुएं में कूदकर भी छलांग लगाई अपनी जान बचाने के लिए, तो बहुत सारे लोग जो है उसकी वजह से भी वहां पर उनकी जान चली गई। सबसे बड़ी बात यहां पर यह थी कि जब तक उनके द्वारा गोली चलाई गई, जब तक उनकी बंदूक में गोलियां जो हैं वो खत्म ना हो गई, तब तक गोलियां दागते रहे, क्योंकि वहां पर निकलने का कोई रास्ता था ही नहीं, एक ही साइड में वहां पर निकलने का रास्ता था और वहीं पर जो है ये आकर खड़े हो गए बंदूक लेकर, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग जो है वो निकल नहीं पाए। हालांकि माना ये बताया जाता है कि यहाँ पर बेसिकली बोलने वाले तो ये बोलते हैं कि यहाँ पर लगभग 400-500, कोई बोलता है 1500, मतलब एक आंकड़ा नहीं है, पर हाँ ये माना जाता है कि बहुत सारे लोगों की यहाँ पर डेथ हुई जिसको गिना नहीं गया। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर लगभग 200 के करीब लोग इनके द्वारा बताए गए कि बहुत ही लार्ज स्केल पर इंजर्ड भी हुए, पर लेकिन संख्या जो है वो बहुत ही ज्यादा थी। सोचो कि सारे गोली से भरे हुए अपनी बंदूकें लिए हुए हैं और वो दागे जा रहे हैं और उनकी बंदूकें जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, तो इससे आप लोग समझ सकते हैं। तो ये जो इतना खतरनाक सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिली, तो इसको चलते यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि ये एक ऐसा सिचुएशन था जिसने एक तरीके से फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट का जो नेचर था वही चेंज करके रख दिया। इससे पहले गांधी जी या फिर कई सारे और हमारे नेता थे, वो थोड़ा बहुत विश्वास करते थे अंग्रेजों पे कि यार उनके सामने थोड़ा बहुत प्रेयर करके, प्रार्थना करके अपनी बातें मनवाई जा सकती है, पर यहां से सबको समझ में आ गया कि ये जो है बेसिकली कुत्ते की पूंछ है, कितने भी दिन उल्की में रखो ये टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी। अब इनको जो है जवाब इन्हीं की भाषा में सिखाना पड़ेगा। इस धरती पर सबसे बदतमीज इंसान वो है जो गलती करने के बाद भी अपनी गलती नहीं मानता है और उसके बाद में उसको डिफेंड करता रहता है। ऐसा ही यहाँ पर अंग्रेजों के जो लेखक थे उनके द्वारा यहाँ पर किया गया। ये यहाँ पर रुडियार्ड किपलिंग थे जिनके द्वारा यहाँ पर जनरल डायर के बारे में लिखा गया कि ये इंसान जो है बस अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य फॉलो कर रहा था और उसी के चलते यहाँ पर ये दुर्घटना देखने को मिली। और यही सही कसर यहाँ पर तब पूरी हो गई जब इंक्वायरी करने की बात आई यहाँ पर, तो यहाँ पर इनइफेक्टिव इंक्वायरी की गई। आखिर इंक्वायरी क्यों करते हैं यहाँ पर? बेसिकली वो चाहे ये काम ही रहते हमारी कंट्री में हमारे ही लोगों को सप्रेस उनके द्वारा किया जाता था, तो इसके चलते यहाँ पर ये दुर्घटना आप लोगों को देखने को मिली। तो नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट है वो इसी का जलाया हुआ आग थी यहाँ पर। जब लोगों के अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ था तो लोगों ने साफ साफ बोल दिया, जब हमारे लोगों के ऊपर, निहत्थे लोगों के ऊपर इस तरीके से गोलियां दागी जा रही हैं तो हम अंग्रेजों के साथ में कोऑपरेट नहीं करेंगे। कोऑपरेट न करने का मतलब यहाँ पर यह था कि बच्चे जो है वो अपने स्कूलों में नहीं जाएंगे, जो गवर्नमेंट की जॉब करते हैं वो अपनी जॉब पर नहीं जाएंगे, अपने खुद के प्रोडक्ट हम लोग बनाने स्टार्ट करेंगे, अंग्रेजों के बने हुए प्रोडक्ट पर हम लोग डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। और यही चीजों को ध्यान में रखते हुए एक यहाँ पर गांधी जी के द्वारा कोशिश ये की गई कि इसको बेसिकली नॉन वायलेंस रखा जाए और ये पर्टिकुलर बिगुल जो है बजाया गया कि अंग्रेजों को यहां से उखाड़कर फेंकना है जब उनकी ये हरकतें देखी गई। तो इस चीज ने हमारी कंट्री के जो फ्रीडम फाइटर, जो एक तरीके से स्ट्रगल करने वाले जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको इतना ज्यादा झकझोर कर रख दिया कि उन लोगों के द्वारा अपने आप खुद जो उनको यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा उपाधि दी गई थी वो भी कईयों ने अपने रिटर्न कर दी। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी के, जो कि यहाँ पर पहले नोबेल प्राइज विनर थे यहाँ पर एशिया के अंदर, उनके द्वारा अपना जो नाइटहुड का उपाधि यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा इनको दी गई थी वो उनके द्वारा वापस कर दी गई। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने आज तक भी उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में माफी नहीं मांगी है। ये जो वैसाकर हुआ था ये माफी नहीं मांगी है। 2019 में भी उनके द्वारा बोला गया कि डीप रिग्रेट है, कि हाँ हम लोग रिग्रेट करते हैं, पर लेकिन रियलिटी में ये नहीं बोला कि सॉरी हमसे गलती होगी। आज तक भी उनके द्वारा ये बातें नहीं बोली गई है। तो इससे एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि कितनी एक तरीके से बर्बरतापूर्ण उनका शासन उस टाइम पर हुआ करता था। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर कमीशन है जिसका नाम याद रखिएगा, इसको हंटर कमीशन बोलते हैं। जलियांवाला बाग जब यहाँ पर मैसाकर हुआ तो हंटर कमीशन यहाँ पर बनाया गया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि यहाँ पर जो लगभग 1600 के करीब जो इंडियंस हैं जिनकी यहाँ पर जान गई है, तो इसको बेसिकली देखा जाए कि यहाँ पर ये सही था या फिर गलत था जैसी हरकतें, क्योंकि वो सारे एक तरीके से निहत्थे लोग थे, वो जस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने नेताओं के लिए। यहाँ पर बेसिकली ये बोल रहे थे कि उनको छोड़ा जाए। तो 1919 में यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए हंटर कमीशन लाया गया। ये विलियम हंटर लॉर्ड जो हंटर है ये बेसिकली इनके द्वारा यहाँ पर इसको हेड किया गया। पर लेकिन रियलिटी में आप लोगों को पता है कि ये सारी चीजें जो थी वो बस इंडियन को शांति में रखने के लिए थी। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। कमीशन जो था यहाँ पर इंडियन एजुकेशन वो प्रिपेयर किया गया था 1882 में बाय, यहाँ पर याद रखिएगा, विलियम विल्सन हंटर। तो ये भी यहाँ पर आप लोग इसको भी याद रखते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आप लोगों से यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट बात जो आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं, जो हंटर कमीशन यहाँ पर बनाया गया था ये जलियांवाला बाग मैसेकर के तौर पर यहाँ पर इसको यहाँ पर एक और नाम से पुकारा जाता है जिसका नाम आप लोग याद रखिएगा DIC। DIC का मतलब यहाँ पर है डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमिटी। तो ये इसका ऑफिशियल नाम आप लोगों को देखने को मिल रहा था। तो ये इसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। और यहाँ पर जो 1882 में यहाँ पर जो विल्सन हंटर है ये बेसिकली अपॉइंट किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा, ताकि हमारी कंट्री में एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से प्रस्तुत किया जा सके।
तो ये इसके बारे में कुछ बातें हैं जो कि आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में एक एक पॉइंट मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी बता दी, क्यों हुआ, क्या दिक्कतें देखने को मिली, सारी चीजें एक एक कर मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। अब कोई भी आप लोगों के माइंड में डाउट इसको लेकर नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन अगर पूछा जाए यहाँ पर रॉयल एक्ट जो था वो पास किया गया था विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, यानी कि हमारी कंट्री में जो रॉयल एक्ट था वो किस साल में पास किया गया था, ये 1918, 1919, 1920 या फिर 1921। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है, आप लोग बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या है, अभी बढ़ाया मैंने, तो सही आंसर यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा बी, यानी कि 1919। तो याद रखिएगा यहाँ पर इसका नाम था बेसिकली हंटर कमीशन, ठीक है, जो कि यहाँ पर बनाया गया, तो याद रखिएगा। और यहाँ पर क्यों बनाया गया था, क्योंकि रॉयल एक्ट निकल के आया, उसके चलते हमारी कंट्री में जलियांवाला बाग मैसेकर देखने को मिला और उसको चेक करने के लिए यहाँ पर हंटर कमीशन जो है वो आया। तो ये बेसिक चीजें आप लोग यहाँ पर याद रखेगा, जिसमें 2 साल तक बिना दलील बिना वकील लोगों को जेल में डाला जाता था, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, यहाँ से कई बार आप लोग ये क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर स्टार भी आप लोग लगा सकते हैं। बात की जा रही है कौन सी पर्सनैलिटी के द्वारा अपना नाइटहुड का जो अवार्ड था वो जलियांवाला बाग मैसेकर के टाइम पर यहाँ पर बेसिकली छोड़ दिया गया, तो ये आप लोग को बताना है। महात्मा गांधी जी, इसी के साथ में दादा भाई नेहरू जी, रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर यहाँ पर बात करें मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। सही आंसर यहाँ पर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो सही आंसर बताइए, देखता हूं कौन सही आंसर देता है। अभी मैंने डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किया इसके बारे में, तो सही आंसर होगी यहाँ पर सी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। तो हंटर कमीशन जो है ये बेसिकली बनाया गया था इंक्वायरी करने के लिए, तो ये बेसिक चीजें हैं। और उस टाइम पर रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा अपना नाइटहुड की उपाधि जो थी वो रिनाउंस कर दी गई थी, यानी कि छोड़ दी गई थी, यानी कि एक तरीके से वापस कर दी गई थी, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन स्टैटिक चीजें हम लोगों ने डिस्कस की वहां से दुनिया भर के क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछे जा चुके हैं, अगर उठाकर आप लोग क्वेश्चन पेपर देखोगे तो। 2 आर्टिकल यहाँ पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, एक तो इंटरव्यू है यहाँ पर, ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं कि देश का प्रेसिडेंट कैसा होना चाहिए, क्योंकि हमारी कंट्री में भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बात करेंगे, तो उसी के चलते यहाँ पर आर्टिकल आया। एक आर्टिकल टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, तो काफी डिटेल में मैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बात करूंगा, बहुत सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा, एक एक पॉइंट जो है वो आप लोगों को सुनकर चलना है, ताकि कोई भी डाउट आप लोगों को यहाँ पर देखने को न मिले कि किस तरीके से वोट काउंट होते हैं, किस तरीके से प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, कौन कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, क्या क्या इश्यूज यहाँ पर उससे रिलेटेड देखने को मिलते हैं, तो बहुत सारे मुद्दे मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो एक एक पॉइंट जो है वो ढंग से सुनिएगा, कोई भी माइंड में आप लोगों के डाउट नहीं होना चाहिए। जब हम लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों से ये पूरा पॉलिटिकल एक चैप्टर यहाँ पर कवर हो जाएगा और आप लोग उसको अच्छे से अब रिवाइज भी कर सकते हैं जाकर थोड़ी सी देर में, ठीक है। तो पूरा एक स्टैटिक पोर्शन आप लोगों को कवर होगा। देखिए यही फायदा होता है, करंट और स्टैटिक जब मिक्सचर चलता है तो इस तरीके से आप लोगों की बहुत सारी चीजें कवर होती रहती है, इसीलिए एग्जाम में बैठकर आप लोग कंफर्टेबल फील करते हैं। तो कोई भी पॉइंट आप लोगों का बचना नहीं चाहिए, ठीक है। हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट कौन है आप लोगों से अगर पूछा जाए तो सीधा सीधा क्वेश्चन है भाई साहब कि रामनाथ कोविंद जी हैं। रामनाथ कोविंद जी हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं, जी हाँ बिल्कुल। अभी इनका टाइम पीरियड जो है वो कंप्लीट होने वाला है जुलाई 2022 में। तो क्या मतलब है इसका मतलब ये कि आगे जो है अब इनके जो बेसिकली पोस्ट के लिए इलेक्शन होंगे यहाँ पर और नए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुनकर आएंगे, या फिर अगर इन्हीं को रखा जाएगा तो वो देखा जाएगा। अभी फिलहाल अगर पूछ ले हमारे देश में कितने प्रेसिडेंट अगर आज तक आए हैं तो आप लोगों के सामने है यहाँ पर एक एक कर सारी बातें मैंने बता दी। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट थे, जो 1950 से लेकर 1962 तक देश में देखने को मिले, ठीक है। फिर 1962 से 67 तक यहाँ पर थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। फिर यहाँ पर 1900 इसी तरीके से देखिए, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया आप लोगों को रखे चलना है, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जाकिर हुसैन साहब 67 से लेके 69 तक, ठीक है, ये 1969 तक का। फिर 1969 से लेके 1974 यानी कि 1969 से 74 तक तो थे यहाँ पर, ये थे वराहगिरी, ठीक है, तो वेंकटगिरी, तो वीवी गिरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जब यहाँ पर देश के अंदर इमरजेंसी थी तो ये इंपॉर्टेंट कई बार आप लोगों से बन जाते हैं, इनका नाम आप लोग याद रखते हैं। उस टाइम पर देश के प्रेसिडेंट कौन थे, तो इनका नाम था बेसिकली, देखिए आप लोगों से ऐसी ऐसी चीजें पूछी जाती हैं जो थोड़ी कंट्रोवर्शियल होती हैं, ठीक है। एक तरीके से ऐसी कि जिसके बारे में कोई ऐसा इवेंट हो, जैसे 1975 से लेके 77 तक इमरजेंसी रही, ठीक है, तो उस टाइम पर पूछ लेंगे कौन थे यहाँ पर प्रेसिडेंट, तो यहाँ पर बेसिकली फखरुद्दीन अली अहमद साहब थे यहाँ पर उस टाइम पर प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर 77 तक 1982 तक अगर आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पर नीलम संजीव रेड्डी आप लोगों
लोगों को देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में ज्ञानी जैल सिंह थे, ये 1982 से 1987 तक, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को बात करूं, जैसे ये मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता जा रहा हूँ, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अपने आप ही माइंड में आ गया। आप लोग ये बताइए, जब आप लोग पैदा हुए थे उस टाइम पर देश के प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है। थोड़ा सा फनी क्वेश्चन है, पर आप लोगों को छोटी छोटी चीजें हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। मतलब एक तरीके से कुछ ऐसी चीजें हैं आप लोगों को एक तरीके से नहीं याद रखने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर एक प्रेसिडेंट का कम से कम नाम आप लोग याद होगा, जब मैं पैदा हुआ था उस टाइम पर ये थे प्रेसिडेंट, ठीक है। एक का नाम उस टाइम इस तरीके से याद कर लो, 10वीं हुई थी तो उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है, आप लोग मतलब याद रख सकते हैं चीजों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो अगर एक दो आप लोगों ने पकड़ ली तो फिर क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लोगे एग्जाम में। तो यही तो तरीके होते हैं, जब तक आप लोग उसके अंदर घुसोगे नहीं ना हर चीजों के अंदर, वो आप लोग कभी समझ ही नहीं पाओगे। तो इसलिए हमेशा कोशिश करो कि उसके अंदर घुसो थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आप लोगों से ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि याद रखने में आप लोगों को हेल्प हो जाएगी, इससे लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 1987 से लेकर 1992 तक। तो रामास्वामी ये है यहाँ पर वेंकटरमन। इसी के साथ में 1992 से लेकर 1987 तो शंकर दयाल शर्मा। 1997 से 2002 तक के आर नारायण। और यहां पर है हमारे प्यारे एपीजे अब्दुल कलाम सर जी। 2002 से लेकर 2007 तक का एपीजे अब्दुल कलाम सर जी। 2007 से लेकर 2012 तक का ये है प्रतिभा पाटिल जी। तो याद रखिएगा, हमारे देश में इकलौती महिला प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और फिर इनके पहले थे यहाँ पर प्रणब मुखर्जी जी, जो कि यहाँ पर 12 से लेकर 17 तक रहे। और फिलहाल और प्रेजेंट टाइम पर है रामनाथ कोविंद जी। तो ये सारे प्रेसिडेंट मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताए, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोग पॉलिटी के अंदर जाएंगे तो ये पर्टिकुलर चैप्टर 5 में प्रेसिडेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्रेसिडेंट नहीं, बेसिकली यूनियन एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन आता है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है। स्टेट पीसीएस का तो बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है ये। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा आर्टिकल 52 से लेकर 58 तक पार्ट 5 के अंदर में यूनियन एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। तो एग्जीक्यूटिव मतलब होती है कार्यवाही, जो काम करने वाले लोग होते हैं, तो जिनके नाम से या फिर जिनके द्वारा काम किए जाते हैं। जैसे प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल, ये यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे हैं जो फ्रीक्वेंटली आप लोगों से एग्जाम में पहले पूछे गए और आगे भी पूछते जाएंगे। बस आप लोगों को देखना है कि आप लोग उनमें से कितने अटेम्प्ट कर पाओगे। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं, अगर पॉलिटी के सारे लेक्चर देख लोगे ना आप लोग, एक दो क्वेश्चन को छोड़कर सारे क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे। इस तरीके से आप लोगों को पूरी पॉलिटी पढ़ा रखी है। तो सारे लेक्चर देखिए ताकि ये सारी चीजें आप लोग प्रॉपर रिवाइज कर सके। बहुत सारे बच्चे रेगुलर कर भी रहे हैं। प्रेसिडेंट जो है वो हेड करते हैं यहाँ पर इंडियन स्टेट को, एक तरीके से इंडियन स्टेट मतलब कंट्री का नाम एक तरीके से स्टेट के तौर पर बोला जाता है। तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं और ये सिंबल होते हैं यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉलिडेरिटी के। देश के नाम पर ये सारी काम आप लोगों को प्रेसिडेंट से रिलेटेड देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों से बात करूं जहां से क्वेश्चन बन जाते हैं, यहां पर आप लोग याद रखिएगा, जब इलेक्शन होते हैं यहां पर तो एक इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं, उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। जो ये पूरा डेटा पॉइंट दे रखा है कि यहां पर कितनी कितनी सीट आती है कौन कौन से इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर में, तो उसी के बारे में पूरा डेटा पॉइंट यहां पर बताया गया है। यानी कि आज के डेट में अगर एनडीए के बारे में बात करें तो उसके पास में टोटल सीट कितनी है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। मतलब उसके पास में टोटल कितनी है और टोटल वोट कितनी है, ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। राज्यसभा में कितनी है और लोकसभा में कितनी है, इसका बेसिक पर्पज क्या है बताने का, वो ये है कि अगर चाहे प्रेजेंट टाइम पर जो पार्टी पावर में है, यानी कि जैसे एनडीए, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में बीजेपी बोलते हो, तो बीजेपी का गठबंधन है एनडीए, ऐसे ही यूपीए जो है वो कांग्रेस का गठबंधन है। तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जब बीजेपी के साथ में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जुड़ जाती है तो उसको आप लोग एनडीए बोल देते हो। इसी के साथ में जब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी आप लोगों को यूपीए के साथ में जुड़ जाती है तो उसको आप लोग बेसिकली एक तरीके से मतलब वो एक तरीके से कांग्रेस के साथ में जुड़ जाते हैं तो उसको यूपीए बोल देते हो, ठीक है। एनडीए और यूपीए बीजेपी और कांग्रेस के साथ में कोरिलेट करके आप लोग देखते हैं। तो यहां पर बताया गया कि एनडीए, तो एनडीए के पास में कितनी सीटें हैं, क्या वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए सफिशिएंट है, तो वो डेटा समझाने की बात की जा रही है। बाकी पंजाब में, राजस्थान में, उत्तराखंड में सबकी अलग अलग वोट वैल्यू भी यहां पर बताई गई है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों की बनाती है। अब यहां पर जो क्वेश्चन बनता है, बहुत बार बोला गया कि यहां पर कौन लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं जब यहां पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्टेड मेंबर रहते हैं दोनों हाउस के, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरा, इलेक्टेड मेंबर रहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब जो राज्य के अंदर विधानसभा होती है उसकी बात यहां पर की जा रही है। और इलेक्टेड मेंबर रहते हैं यूनियन टेरिटरीज के। ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, जो कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है। यूनियन टेरिटरी के इलेक्टेड मेंबर यहां पर रहेंगे और ऐसे हमारे देश में ओनली 2 यूनियन टेरिटरी है जहां पर उसके इलेक्टेड मेंबर है। एक तो है यूनियन टेरिटरी दिल्ली और दूसरा है पुडुचेरी। 2 है नहीं, 2 नहीं है, अभी एक तीसरी और आ रही है जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो यहां पर अगर जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्टेड मेंबर आ रहे हैं तो यहां पर आगे आने वाले टाइम में, हालांकि अभी नहीं आए, तो वो भी यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। यानी कि आने वाले टाइम में आप लोगों से यहां पर पूछा जाए
कि कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, तो इलेक्टेड मेंबर करेंगे यूनियन टेरिटरी के। अगर उस यूनियन टेरिटरी में वहां पर उसके द्वारा यहां पर जम्मू कश्मीर भी लिख दिया गया है तो वो भी राइट क्लिक आप लोगों को लगाना है, ठीक है, तो कंफ्यूजन में नहीं आना है, तो ये याद रखिएगा। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह कि नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, चाहे पार्लियामेंट के हो चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव के हो। अब यहां पर नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये तो सब लोगों को पता है, ठीक है, आप लोगों को सब पढ़ लेंगे। पर लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जो आप लोग कंफ्यूजन में डाल देगा कि नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसी के साथ में भाई साहब अगर कोई असेंबली डिसोल्व हो चुकी है, उस असेंबली के मेंबर भी यहां पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे अगर उस टाइम पर इलेक्शन हो जाता है। यानी कि मान लीजिए अभी यहां पर उत्तर प्रदेश की असेंबली डिसोल्व हो गई, ठीक है, अभी यहां पर या फिर महाराष्ट्र की असेंबली डिसोल्व हो गई और प्रेसिडेंट के इलेक्शन पड़ गए उस टाइम पर, तो इनमें से ये मेंबर भी पार्टिसिपेट यहां पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर असेंबली डिसोल्व हो चुकी है। तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है वो आप लोगों को याद रखना है। वोट की वैल्यू के बारे में फॉर्मूला यहां पर दे रखा है कि जो एमएलए होते हैं, एमएलए कौन होता है, ये होते हैं विधायक साहब जो कि असेंबली यानी कि स्टेट के अंदर काम करते हैं। एमपी कौन होते हैं, इनको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये कौन होते हैं, हमारे सांसद साहब जो कि पार्लियामेंट के अंदर काम करते हैं। तो यहां पर विधायक और सांसद की जो वोट की वैल्यू है वो बताई गई है। तो टोटल पॉपुलेशन जो स्टेट की है डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और फिर इसको यहां पर 1/1000 से यहां पर डिवाइड कर देते हैं, तो इसकी वोट की वैल्यू आ जाती है जो कि एमएलए की वोट की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। और यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम लोग टोटल वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ऑल द एमएलए, यानी कि जितने भी एमएलए यहां से निकल कर आए इनकी वोट की वैल्यू बटे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इलेक्टेड है यहां पर उसकी होता है, और यहां पर इसकी एमपी की वैल्यू होती है। और ये जो वोट यूज की जाती है इलेक्शन में, फिर यहां पर प्रेसिडेंट के लिए वोट यूज की जाती है यहां से। यानी कि जो यहां पर वोट आप लोगों को दिखाई जा रही है ये सारी यहां पर ये इनडायरेक्ट इलेक्शन आप लोगों को प्रेसिडेंट का देखने को मिलेगा। यानी कि जनता हमारी कंट्री में वोट नहीं डालती है प्रेसिडेंट के लिए, हमारी कंट्री में वोट डाला जाता है हमारे इलेक्टेड जो मेंबर हैं उनके द्वारा। तो इनडायरेक्ट वे, इसलिए इस इलेक्शन को इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं क्योंकि जनता डायरेक्ट वोट नहीं डालती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ये जरूर याद रखिएगा यहां पर जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है। और अगर फिर भी थोड़ा सा और डिटेल में आप लोगों को जानना है तो ये आज की जो वीडियो, ये सारी बातें मैं बता रहा हूं पॉलिटी के अंदर आप लोगों का ये पूरा एक चैप्टर मैंने कवर कर रखा है, ठीक है, जिसमें यहां पर प्रेसिडेंट के बारे में क्या क्या बातें सारी, लगभग आधे घंटे का चैप्टर है, सारे चक्सो आप लोग खुल जाएंगे। लेक्चर नंबर 42 भी सर्च कर सकते हैं आप लोग, लेक्चर नंबर 42 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय वीर लिखकर सर्च कर लेना। और अगर इतनी भी मेहनत नहीं करनी है तो फिर वीडियो के नीचे लिंक प्रोवाइड भी करा दूंगा मैं आप लोगों को, वहां से जाकर सर्च कर लेना, उसको देख लेना। और बाकी पॉलिटी के सारे लेक्चर के लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। बहुत ही डिटेल में दिल से मन लगाकर वीडियो बनाई है और बहुत ही मेहनत से, तो उनको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। देखने को मिलेगा कि कई सारे बच्चे तो बोलते हैं सर कि फ्री में इतना अच्छा पढ़ा दिया है, पैसे देकर भी लोग इतना अच्छा नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो यार फ्री और पैसे की बात नहीं होती है, बात बस ये होती है कि मन लगा के पढ़ाने की, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे पैसे दोगे तो मैं और ज्यादा मन लगा के पढ़ाने लगूंगा आप लोगों को। पैसे दोगे या फ्री में दोगे, कोई भी दोगे, पर लेकिन पढ़ाने का तरीका ऐसे ही रहेगा हमेशा, जिससे कि आप लोग चीजों को समझ सको और पढ़ाने में मन लगे, तो वही काम भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई जबरदस्ती बैठकर काम करवा रहा है, ठीक है, वो वाली बातें नहीं होती, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें होगी, तो पूरा एक चैप्टर आप लोगों का यहाँ पर कवर हो जाएगा प्रेसिडेंट का, जिसके बारे में टोटल बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा जरूर, कंफ्यूजन माइंड में रख के नहीं चलना है, ठीक है। तो बहुत सारे न्यूज एनालिसिस के आर्टिकल मैं आप लोगों को ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ये सारे जो आर्टिकल थे ये सारे न्यूज एनालिसिस के ही हैं, ठीक है। इसी के साथ में बीच बीच में मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक आर्टिकल कवर, जैसे आप लोगों को यहाँ पर कवर कर लिया, जैसे ये भी न्यूज एनालिसिस का पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बीच बीच में कई सारे आर्टिकल न्यूज एनालिसिस के आप लोगों के हो चुके हैं, जो और अभी आप लोगों का बचा हुआ कुछ पोर्शन, उसके बारे में आप लोगों से बातें करता हूं, ठीक है। बाकी एक आर्टिकल आप लोगों का कल बच गया था, वो टाइम मिलेगा सैटरडे संडे में देख लेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। जो भी होगा मैं अपना आप टैकल कर लूंगा, आप लोग बस पढ़ते रहिए। रेगुलर वीडियो देखोगे तो कुछ नहीं बचेगा, अगर स्किप कर दोगे किसी दिन तो फिर देखिए आप में कुछ बोल नहीं सकता उसमें फिर, ठीक है, वो तो आप लोग के हाथ में। फिर श्रीलंका के द्वारा अनाउंस किया गया 51 बिलियन का यहाँ पर जो डेट डिफॉल्ट है, आने वाले टाइम में श्रीलंका के अंदर कंडीशन जो है खराब हो रखी है, तो IMF जो है वो यहाँ पर अब यहाँ पर बेसिकली आने वाले टाइम में श्रीलंका के साथ में काम करेगा, और देखते हैं क्या सोल्यूशन निकलता है। इंडिया भी यहाँ पर कई सारे चावल वगैरह भेज रहा है जिससे कि सिचुएशन नॉर्मल हो सके, ठीक है। बाकी इन्फ्लेशन चल ही रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में, आप लोग देखते हैं अभी यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो 6.95 हो गया, तो ये काफी बड़ा दिक्कत कर रहा है यूक्रेन की वॉर और वो सारी चीजें। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार आप लोगों के सामने आता है। तो इन्फ्लेशन के बारे में बात करें तो इसको महंगाई बोलते हैं, और ये कई बार आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं, इसके ऊपर अलग से भी वीडियो बना रखी है मैंने, आप लोग सर्च कर लेना यहाँ पर WPI CPI के बारे में पूरा डिटेल में वीडियो है, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर भी, या फिर खुद सर्च कर लेना WPI CPI बाय वीर, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अगर फिर से पढ़ाने बैठूंगा तो 1.5 घंटे की वीडियो हो जाएगी, ओके, तो थोड़ा सा ही मैनेज कर लेना। एक दुर्घटना यहाँ पर देखने को मिली,
जो कि आप लोग यहाँ पर देखते हैं लगभग जो कई सारे लोगों को यहाँ पर बचाया गया, अच्छी बात है। पर लेकिन 60 साल की एक औरत थी, उनकी बेसिकली एक बुजुर्ग थी दादी जी, उनकी डेथ हो गई। तो ये अभी जो यहाँ पर ये सारी चीजें देखने को मिली, झारखंड के अंदर जो रोप सर्विस होती है वो ब्रेक हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पर ये चीजें निकल कर आ रही है। ठीक है, तो आप लोग कभी घूमने जाओ तो थोड़ा सा चीजों को देखो, जहां अच्छी सर्विस मिले वहीं पर ही आप लोगों को काम करना है। आरोप लगाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल साहब के ऊपर कि उनकी जो पार्टी है वो दिल्ली से चल रही है। हालांकि सबकी पार्टी जो है वो दिल्ली से ही चलती है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी भी उन्हीं से सीख कर आगे बढ़ रही है। तो सब ऐसे ही है, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ता है। सेंटर जो पावर अथॉरिटी होती है वो सबको कंट्रोल करके रखता है। 2+2 डायलॉग में इंडिया जो है उसके द्वारा बहरीन बेस्ड एक मल्टी पार्टनरशिप कंबाइन ये मैरीटाइम फोर्स में एसोसिएटेड मेंबर हम लोग बन गए। ठीक है, तो अभी आप लोगों को पता है 2+2 में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पर बातें की जा रही है। 2+2 डायलॉग के बारे में और भी आर्टिकल आएंगे, तो उसको भी मैं आगे कवर करूंगा, टेंशन मत लेना। काफी डिटेल में हम लोग देख लेंगे इंडिया और यूएसए के रिलेशन को, ताकि सारी चीजें आप लोग क्लियर हो जाए। ये यहाँ पर आप लोग के सामने है बेसिकली रसिया के द्वारा यहाँ पर बेसिकली मैरूपुल ये पर्टिकुलर एक एरिया है यूक्रेन के अंदर में, वहां कई सारे लोगों की यहाँ पर जान चलेगी। और इसी के चलते यहाँ पर डेटा पॉइंट भी इन्होंने दे रखा था, उसके बारे में मैं आप लोगों से बेसिकली बताऊंगा। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ये है बेसिकली यहाँ पर इतने सारे लोगों की जान चली गई। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हल्का सा मुझे लगा चलो डाल देता हूँ। पीपीटी में भी कई सारी एक्स्ट्रा चीजें देखने को मिल जाती है। आज का क्विज जो है वो एक काफी इंपॉर्टेंट क्विज है, भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, तो ये आप लोग जरूर देखिएगा। टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा SLVpedia पर, तो कोई भी डाउट आप लोगों ने होना चाहिए। क्विज जो है भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, तो क्वेश्चन भी आप लोग कई बार बन जाते हैं। ठीक है, कल फिर इसका आंसर भी आप लोगों को मिल जाएगा, तो उसको आप लोग जरूर देखना। बेसिक बोलने का मतलब यही है मेरा। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर बात की जाए तो फरवरी में जो इंडस्ट्रियल जो आउटपुट है वो ग्रोथ जो है वो 1.7 आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो IIP के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। IIP के बारे में सारी इंफॉर्मेशन अगर नोट्स के बारे में आप लोग को बात करें तो मैंने यहाँ पर SLVpedia पर प्रोवाइड करा दिया है, ये आप लोग देखते हैं IIP के बारे में। ठीक है, तो पूरा क्या होता है यहाँ पर, 8 कोर सेक्टर कौन कौन से है, कितना है, इनके ऊपर क्वेश्चन बन चुका है, और इवन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अरे हाँ, हिंदी इंग्लिश से एक बात याद है, यहाँ पर एक बच्चा बोल रहा है कि सर नैनो मैगजीन में जैसे हिंदी डालते हो, क्या न्यूज एनालिसिस में भी हिंदी डाली जा सकती है? तो यार देखो, इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ काफी लंबे समय से, मैंने आप लोगों को बोला भी है, जब टाइम मिलेगा इसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं ऐड करना स्टार्ट कर दूंगा, टेंशन मत लेना। हिंदी आप लोगों को जैसे एडिटोरियल बनाता हूँ ना, उसमें मॉर्निंग में थोड़ा टाइम कम मिलता है, वरना कोशिश करूंगा जितना मैं ऐड कर पाऊंगा आने वाले टाइम में, वरना इस तरीके से नोट्स आप लोग कई बार मिलते रहते हैं, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए, इसको एक बार गो थ्रू हो जाना। यूएसए के अंदर भी इन्फ्लेशन बढ़ गया, और WTO जो है वो ग्लोबल बेसिकली जो वॉर अभी चल रही है उसकी वजह से जो ग्लोबल ट्रेड है उसका ग्रोथ जो है पहले 4.7 बोला था, अभी 3% इनके द्वारा बोला गया। तो ये बातें हैं यहाँ पर। ठीक है, ये जलियांवाला बाग मैंने कवर कर ही लिया आप लोग का। यहाँ पर सुडोकू है, इसको भरिएगा, आज सिंगल स्टार की है, आज आप लोग आसानी से भर सकते हैं। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन के आंसर जो है कल 2 वीडियो अलग अलग थी तो इसलिए मैंने नहीं उठाए। ठीक है, आप लोग देख लेना। आप लोगों से जो भी क्वेश्चन पूछता हूं उनके आंसर आप लोग जरूर दिया करो। जैसे अगर बात करें आप लोगों से, अगर पूछा जाए हमारी कंट्री में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में, आप लोगों को बताना है कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है और कौन सा संविधान में संशोधन करके कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐड की गई, उसके बारे में आप लोगों को बताना है। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूं। 2 क्वेश्चन हो गए, टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा और पीडीएफ भी यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।